सृजन संवाद की आज 133वीं गोष्ठी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम लोग के पोस्टर से और पूर्व की सूचना से ये तय था कि आज हमारे बीच में नेहा रावत होंगी। नेहा जी एक इलस्ट्रेटर हैं, और अगर आप गूगल बाबा की शरण में जाएंगे और पूछेंगे कि ये इलस्ट्रेटर क्या बला होती है, तो गूगल बाबा आपको बहुत प्यार से बताएंगे कि इलस्ट्रेटर वो लोग होते हैं जो स्केचेस बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, और किसी भी रिटन टेक्स्ट को या कंटेंट को वो इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं अपने ड्राइंग्स और स्केचिंग के माध्यम से कि जो लिखे हुए शब्द होते हैं उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा सब कुछ मैंने गूगल में पढ़ा था जब मुझे पता चला कि नेहा जी इलस्ट्रेटर हैं। तो ये मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, लेकिन उतनी अंग्रेजी मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने आप सबके लिए हिंदी में बात कर दी। और अब कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा विजय शर्मा मैम को कि आप अपना हम लोग को आशीर्वाद दीजिए और स्वागत कीजिए उन सभी लोगों का जो आज इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। सभी उपस्थित लोगों को मेरी नमस्ते। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 13 सालों से सृजन संवाद कार्यक्रम कर रहा है। हर महीने हम गोष्ठियां करते हैं और इन गोष्ठियों में हम साहित्य, सिनेमा और कला पर चर्चा करते हैं। आज हमारी 133वीं गोष्ठी है, 133rd मीटिंग, और आज हमने कला के लिए समय तय किया हुआ था। जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर में देखा भी होगा, आज हमारे बीच में मिस नेहा रावत, जो चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेट, वो हमारे बीच में है और वो अपनी यात्रा, अपनी इस इलस्ट्रेशन की यात्रा के विषय में हमसे अपने विचार साझा करेंगी। मैं सबसे पहले उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस सृजन संवाद की गोष्ठी में। हमारे बीच में यायावरी वाया भोजपुरी फेम के संस्थापक वैभवमणि त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो कि स्ट्रीम कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम का संचालन भी करेंगे। साहित्य में रुचि के अलावा सिनेमा और कला में भी उनकी रुचि है और वो सृजन संवाद के एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं। इस समय वो रांची से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बेंगलोर से ही परमानंद रमन जी जुटे हुए। वो एक और बहुत मजबूत स्तंभ है सृजन संवाद के। उनको जब भी जो भी आता है, वो आधी रात या पूरी रात लग करके भी उस काम को पूरा करते हैं। इन्हीं लोगों के सहयोग से संवाद आगे बढ़ रहा है। वो स्वयं भी एक मूर्तिकार हैं और मूर्ति से वो देते हैं। मैं उन्हें हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की मीटिंग में। हमारे साथ देहरादून से श्री भूषण बलौनी जी जुड़े हुए हैं। वो बहुत खूबसूरत रेखांकन करते हैं और चूंकि उनका संबंध कला से है, इसलिए जब भी कला से संबंधित प्रोग्राम हम सृजन संवाद में करते हैं, हम लोग जुड़ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जुड़ जाइए और वो खुशी खुशी जुड़ जाते हैं। तो मैं शशि भूषण जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की इस संध्या में। हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुझे मालूम है डॉक्टर मीनू रावत जुड़ी हुई है, सृजन संवाद की एक बहुत बहुत मजबूत रक्षिका है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ओमा शर्मा जी जो कि कहानीकार हैं और सृजन संवाद से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई बार मंच भी साझा है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत हूँ। देहरादून से ही
शायद आजकल पुणे में रह रहे नेहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सिनेमा विशेषज्ञ हैं और सिने इतिहास में उनकी शानी नहीं है। उनकी पुस्तक जो सिने इतिहास से संबंधित है वो टेक्स्ट बुक के रूप में प्रयोग है, इसलिए मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम लोग देखते जाएंगे कि जुड़े हुए हैं उनका भी हम पता चलेगा, उनका बीच में हम स्वागत करते जाएंगे। इसके साथ ही मैं मीडिया का भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि मीडिया के लोग भी जुड़े हुए मुझे और वो हमारी बात दूर दूर तक पहुंचाते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सबका आज की गोष्ठी में, जिसमें नेहा रावत अपनी सृजन यात्रा हमसे साझा करेंगी, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। नेहा जी के जी मैम, नेहा जी का आपने छोटा सा एक परिचय दिया है कि इलस्ट्रेशन करती हैं। इनके विस्तृत परिचय के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथी परमानंद जी को कि परमानंद रमन जी आएं और नेहा जी का पूरा परिचय हम सभी दर्शकों से करवाएं। परमानंद जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार विजय मैम, और today it's my proud privilege that I'm introducing someone from my field, my background. And when I was reading ma'am's introduction, I found she is from Jamshedpur. तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जमशेदपुर से ही कोई है, आर्टिस्ट है, और थोड़ी मुझे निराशा भी हुई कि मैं नहीं जानता था अभी तक मैम को। तो मैम ने जो बताया, मैं एक इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहूंगा। Neha Rawat is a children's book illustrator from Jamshedpur, currently residing in Bangalore, India. Her earliest memory of art is when she realized she could draw a better cat than her elder brother at age 4. Since then, it has been her way of expressing herself and connecting with people. She graduated with a dual degree from BITS Pilani Goa campus and worked as a software engineer from 5 years, after which she quit her stable income job and started her roller coaster journey as a freelance artist. She finally found her calling in 2019 when she entered the world of children's publishing. Her art style features cute and adorable characters, colorful and happy environments, with emphasis on light and shadow to enhance storytelling. When not drawing, she can be found cuddling dogs, doing yoga, playing board games, and being around nature. Cheers! ये मैम का इंट्रोडक्शन है। और जब मैंने मैम के इलस्ट्रेशंस को देखा तो सच में उसमें बहुत जीवंतता है। उसमें इतनी सारी भावनाएं हैं, इतनी सारी उसमें कहानियां हैं और इतनी सारी उसमें लयकारी है कि मुझे लग ही रहा था कि कोई इंसान जिसने कि बिट्स पिलानी से डिग्री ली है और बाद में वो आर्ट मेंटर करता है और उसने आर्ट मेंटर करने के बाद इतना सब कुछ हुआ, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव था मैम। तो मुझे लगता है कि आज का दिन हमें मैम को सुनने का दिन है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप अपनी कला यात्रा के बारे में विस्तृत चर्चा करें, जिससे कि हमें इलस्ट्रेशन के बारे में, एक नई विधा के बारे में जानने का मौका मिले। धन्यवाद परमानंद जी। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म, बातचीत शुरू। नेहा जी का स्वागत। और नेहा जी, सवाल जवाब की जो पूरी प्रक्रिया है इस बातचीत की, उसमें सवाल जवाब जो होंगे तो वो तो अपनी जगह है कि बहुत सारे सवाल हम लोग के मन में हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे जो हमारे लाइव स्ट्रीमर्स जो जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ, जो देख रहे हैं, वो लोग भी सवाल पूछेंगे, वो लोग भी करियर के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। तो उनसे भी हम लोग जो सवाल होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपके जवाब इस लाइव के माध्यम से उन तक पहुंचते रहेंगे। ये पहला जो मेरा सवाल है ना,
कि ये जो आर्ट का कीड़ा होता है, ये अलग-अलग लोगों को अलग-अलग एज में आता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना आप देखेंगे कि 20-22 साल की उम्र तक आर्ट से कोई लेना-देना नहीं होता है और फिर अचानक एक दिन उनका झुकाव आर्ट की ओर होता है। कुछ को 14-15 की उम्र में रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ आर्टिस्टिक गुण हैं, मैं कुछ आर्ट में कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये आर्ट जो है वो मेरे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा या बनने वाला है? मेरे को तो काफ़ी बचपन से ही आई थिंक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। जैसे मैंने कहा, आई थिंक मोस्ट पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को सारा अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं कि खेल कूद में भी इन्वॉल्व करें, रीडिंग में, ड्राइंग में, तो जिसमें बच्चों को भी पता चले कि उनको क्या इंटरेस्ट है। तो आई रिमेम्बर कि मेरे भाई के लिए एक ड्राइंग टीचर आते थे और वो जब टीचर मेरे भाई को सिखाते थे, मैं साथ में बैठ जाती थी। तो जो भाई को ड्राइंग सिखाते थे, मैं भी ट्राई एंड कॉपी करती थी। तो उससे मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो भाई से तो बिल्ली नहीं बनती थी, पर मेरी बिल्ली बहुत सुंदर बन जाती थी। तो उससे धीरे-धीरे मेरे को पता चला कि पहले टीचर के साथ बैठ के, फिर खुद से अपने से भी कहीं कॉमिक बुक दिख गया, कुछ न्यूज़पेपर दिख गया, उनके कैरेक्टर्स कॉपी करना, तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट पता चल जाता था। तो काफ़ी बचपन से, मतलब 10 साल के पहले से ही मेरे को इंटरेस्ट आ गया था और मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी फिर उसमें। तो छोटी उम्र से स्कूल का क्या योगदान रहा, मतलब आपके आर्टिस्टिक जो फरवर्स है उनको बढ़ाने में, और पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? मेरी पूरी स्कूल और पढ़ाई कॉलेज में? लिखाई जमशेदपुर से ही हुई, केजी से लेके 12th तक। स्कूल में आर्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था, लाइक एक हम लोग का पीरियड होता था ड्राइंग के लिए, पर मैं आपको बताऊं कि मेरे को स्कूल में कभी सी या बी से ज़्यादा मिला नहीं, कभी ए नहीं मिला है मेरे को ड्राइंग क्लास में। तो उससे उससे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता था, मेरे को ड्राइंग करने में मज़ा आता था तो मैं करती थी। स्कूल में इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करती थी, कभी जीतती थी कभी नहीं जीती थी, पर करती रहती थी क्योंकि उसमें मेरे को मजा आता था बस। ओके। और फिर जैसे बचपन में तो भैया के टीचर ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, देख देख के आपने सीख ली। बाद में कभी कुछ फॉर्मल कुछ एजुकेशन कुछ इस तरह का लेने का सोचा आर्ट के फील्ड में या समथिंग लाइक दैट? तो जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, एक जमशेदपुर में एक इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें काफ़ी बच्चे आए थे। हम लोग को थीम टॉपिक पहले से मिल गया था ताकि प्लानिंग वानिंग के लिए टाइम मिल जाए। तो उसमें मैंने काफ़ी इंटरेस्ट से हेल्प लेके प्रिपेयर किया था एंड उसमें मेरे को 2nd प्राइज़ मिला था, जो काफ़ी माय फर्स्ट फॉर्मल अचीवमेंट हो सकता है ड्राइंग के मामले में। उसके बाद आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने भी रियलाइज़ किया कि इसमें नेहा अच्छा कर सकती है, तो वो भी इनकरेज करना चाहते थे कि कुछ ट्रेनिंग मिल जाए। तो एक टीचर आते थे मेरे घर जो मेरे को वाटर पेंटिंग सिखाते थे। तो मैंने 5 साल वाटर पेंटिंग का कोर्स किया था, जिसमें मेरे को फिर डिप्लोमा डिग्री मिली। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने खुद से सीखा है, कॉपी कर करके, कार्टून से, टीवी से, न्यूज़पेपर से। तो वो प्रैक्टिस में से खुद से चलती रहती थी बस। एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस। यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट। और विजय मैम का कुछ सवाल है, लगता है मैम ने हाथ उठाया है। मैम आप पूछिए, क्या सवाल आप पूछना चाह रही थी? सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे साथ और बहुत सारे, उमा शर्मा जी का नाम मैंने पहले ही लिया है, अर्चना अनुपम जो कि सृजन समाज की मेंबर है, वो भी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है। गीता दुबे जो कि सृजन समाज की ही मेंबर हैं और बहुत अच्छी कहानीकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। सुदीप सोहनी जो कि फिल्म बनाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एक श्रवण कुमार जुड़े हैं, मैं नहीं जानती वो कहाँ से हैं, लेकिन वो भी सबको नमस्ते कह रहे हैं। मैं नेहा से एक और बात जानना चाहती हूँ कि कहाँ तो आप बिट्स में थी। जी सॉरी, जी बोलिए। ये सुधा गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो पहली बार जुड़ी, अभी बहुत बहुत स्वागत है। कहा तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वो ड्यूअल डिग्री ली, पिलानी से ली, और जॉब भी था, तो अचानक ये क्या हो गया, इस पर भी थोड़ा बताएं।
हाँ, तो ये मैं अपने प्रेजेंटेशन में भी बात कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए अपनी फुल टाइम स्टेबल नौकरी छोड़ना, क्योंकि मोस्टली बहुत लोगों के हॉबीज होते हैं, पैशंस होते हैं कि वो काश कि इसी से हम लोग पैसे कमा सकें, पर हमेशा एवेन्यू नहीं मिल पाता है कि ड्राइंग करना, अच्छा करना पता है मेरे को, तो उससे मैं अपना लिविंग कैसे क्रिएट करूँ, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन वही होता है। और अपनी स्टेबल नौकरी छोड़ना तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ा था। मेन कंसर्न क्या होता है लोगों का कि इनकम रुक जाएगी। अगर यदि आपके पास एनफ सेविंग्स हो कि आप जानते हो कि अगले 1 साल 2 साल जितना भी टाइम हो, तब तक अगर आपकी कमाई नहीं हो, उतने तक आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो आप लीजिए, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब लीजिए, जो इंडिया में उतना ऑप्शंस नहीं होता है कि पार्ट टाइम जॉब्स, यूजुअली कॉर्पोरेट में सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक काम करा ही देते हैं। तो मेरी फॉर्चुनेट ये थी कि मेरे हस्बैंड जानते थे कि मेरे को आर्ट की कितनी पैशन है। उनकी तभी शादी हो गई थी, उनकी अच्छी नौकरी लगी थी, तो वो चाहते थे कि मैं अपना पैशन को परस्यू करूं, और उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया था मेरे को कि तुमको ड्राइंग करना है तो करो। वन थिंग वाज कि मैं आईटी जॉब में तो थी, पर मेरे को पता था ना मेरे को एमबीए करना है, ना मास्टर्स करना है, ना दूसरी नौकरी भी ढूंढनी है, क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ एवरेज एम्प्लॉय थी। ठीक थी, अच्छी भी नहीं थी, बुरी भी नहीं थी, काम जो मिलता था मैं कर लेती थी, तो आई वॉज नॉट वेरी एम्बिशियस इन माई वर्क एज सच। बट आर्ट के लिए मेरे को एम्बिशन था, मेरे को मन था कि मैं कुछ करूं उस मामले में, और उस एम्बिशन, पैशन, डिजायर, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप कितना ग्रो करोगे अपने उस फील्ड में। तो मेरे को पता था मैं अपने नॉर्मल टेक्निकल इंजीनियरिंग जॉब में ग्रोथ नहीं होगी एज अ मीन्स ऑफ इनकम की रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, उतना मिल जाएगा, पर ग्रोथ नहीं होगी एज सच। एंड योर जॉब इज अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये सब सोच के मेरे हस्बैंड ने काफी इनकरेज किया था, मेरे पेरेंट्स ने भी इनकरेज किया कि तुमको इसमें मन है, इसमें पैशन है, तो तुम अपना ट्राई करो। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत सपोर्ट मिलके फैमिली से मैंने ये मुश्किल डिसीजन लिया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं और फिर आर्ट फ्रीलांस करूं। बट जस्ट बिकॉज आई टुक दिस डिसीजन, इसका मतलब ये नहीं कि सब आसानी से मिल गया। उसके बाद तो एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हुई मेरी ऑन लर्निंग हाउ टू मेक अ लिविंग थ्रू माय आर्ट। जैसे इंडिया में अगर आप कहें कि आप आर्टिस्ट हैं या ड्रॉ करते हैं या पेंट करते हैं, तो लोगों के दिमाग में जो पिक्चर्स आते हैं वो पोस्टर मेकिंग आता है, वो ऑयल पेंटिंग आता है, या जो थोड़े से और ज़्यादा आर्ट से जुड़े हुए हैं वो लोग, अगर आप कहेंगे कि इलस्ट्रेशन है तो लोगों के दिमाग में कार्टून्स बनाना आएगा या कॉमिक स्ट्रिप जैसा कुछ। तो ये इलस्ट्रेशन जो है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कार्टून स्ट्रिप और पीस ऑफ कार्टून? मतलब मैं बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि एक पिक्चर बनाना, एक कार्टून बनाना और एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करना, तीनों में क्या डिफरेंस है? कहाँ जाके ये तीनों अलग हो जाते हैं, का अलग फॉर्म माना जाए? हाँ, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आर्ट फॉर्म के काफी डिफरेंट कुछ ड्राइंग्स होते हैं, कुछ पेंटिंग्स होते हैं, जैसे आपने कहा कॉमिक मेकिंग, इलस्ट्रेशन, सब में थोड़े से डिफरेंसेस हो जाते हैं कि उनकी प्रोसेस क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है। तो मोस्टली जो आपने जैसे कहा ऑयल पेंटिंग, पोर्ट्रेट स्केचिंग, ये सब फाइन आर्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। मोस्टली ये आप गैलरी शोज में देखेंगे या आर्ट एग्जीबिशंस में होंगे, आपको ऐसे सब दिखेंगे जिनमें वन यूनिक पीस होगा, ओरिजिनल पीस होगा, जो फिर एक कस्टमर या बायर खरीदेगा उसको। कॉमिक मेकिंग में फिर अलग हो जाता है, न्यूज़पेपर के कॉमिक स्ट्रिप्स अलग होते हैं, अगर आप पूरा ग्राफिक नॉवल बना रहे हैं उसके अलग स्टोरी अलग हो जाती है। कॉमिक स्ट्रिप में जैसे आपको 2 या 3 पैनल्स के ही कॉमिक्स मिलेंगे जिसमें पूरी स्टोरी हो जाएगी। ग्राफिक नॉवल इज अ फुल किताब, जैसे आपके बहुत सारे ग्राफिक नॉवेल्स पूरा 100 पेज 200 पेजेस के स्टोरी होते हैं जो सिर्फ पिक्चर्स एंड डायलॉग्स के थ्रू होते हैं। इलस्ट्रेशन इज
एनी फॉर्म ऑफ आर्ट जो, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि एक टेक्स्ट को सपोर्ट करे और उससे स्टोरी बताए। अगर आप एक आदमी का स्टिक फिगर बना रहे हैं, आप उसको ड्राइंग मान लेंगे, पर सडनली आप उसको पर्सनालिटी दे रहे हैं, आपके उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके हेयर स्टाइल से, वो क्या एक्शन कर रहा है, वो दौड़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो थोड़ा भी आप उसमें डिटेल्स डालते हैं, उससे आप एक कहानी बता रहे हैं। तो एज सून एज वन स्टोरी इज अटैच्ड टू अ ड्राइंग, उसको आप इलस्ट्रेशन बोल सकते हैं। यूजुअली एक टेक्स्ट को सपोर्ट करता है या टेक्स्ट के बेसिस पे इलस्ट्रेशन ड्राइंग बनाते हैं, उसको इलस्ट्रेशन बोल देते हैं फिर। एंड डिफरेंट फॉर्म्स के हो जाते हैं कि एडवर्टाइजिंग, लोगो डिजाइनिंग, मैगजीन कवर्स, बुक इलस्ट्रेशंस, तो उसके डिफरेंट एवेन्यूज, मतलब किस फाइनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है उस पर भी डिपेंड करता है बहुत। आप म्यूट हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, किताबों के लिए अलग है। अच्छा, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई जब की है तो हम लोग की किताबों में कुछ स्केचेस बने रहते थे। जैसे कहानी है, कहानी के बगल में एक सिंगल स्केच है, तो उसको इलिस्ट्रेशन का पार्ट मानते हैं आप लोग कि वो हाँ कुछ जी, और विधा वो भी इलस्ट्रेशन होगा, जरूर होगा। तो इवन वो नॉट ओनली कहानियां के, बट इवन आपके बायोलॉजी बुक्स में जो साइंस डायग्राम्स हो, उनको भी इलस्ट्रेशन मान सकते हैं। ओके। तो अब तो दुनिया टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी है। आर्ट में लगता था कि टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं घुसी है अभी, जिस तरीके से बाकी फील्ड्स में घुसी है, लेकिन इलस्ट्रेशन मुझे लगता है कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी के यूज़ का एवेन्यू बहुत ज़्यादा है। तो एक अंदर का आर्टिस्ट और एक अंदर का टेक्नोलॉजिकल ब्रेन, वो दोनों के बीच में जो आर्ट और टेक्नोलॉजी का जो ये पूरा आपस में द्वंद्व होता है कि कहाँ कितना यूज करना है, कहाँ इसको कैसे बैलेंस करना है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर बुक या पर्टिकुलर कोई एक पीस ऑफ राइटिंग को इलस्ट्रेशन के लिए उठाते हैं या उसमें काम करना शुरू करते हैं, तो कितना हिस्सा टेक्नोलॉजी का रखना है, कितना हिस्सा स्टोरी इसमें जो है आपके कोर आर्ट का जाएगा, वो कैसे तय करती हैं, वो क्या प्रोसेस क्या होता है? ये तो अब हर इंडिविजुअल आर्टिस्ट की अपनी यूनिक एक्सप्रेशन होता है। कुछ आर्टिस्ट अभी भी होते हैं जो पूरा हाथ से पेपर पे बनाते हैं, हैंड पेंट करते हैं, फोटो खींच के उसको प्रिंट करते हैं, वो एकदम डिजिटल टेक्निकल कंप्यूटर कुछ नहीं यूज करते हैं। फाइनल थोड़े बहुत चेंजेस करने हो तो कर सकते हैं, पर मोस्टली वो लोग पूरा हैंड ड्रॉ करते हैं। वो अभी फिर काफी पॉपुलर हो रहे हैं। मैं मोस्टली पूरा डिजिटल आर्ट करती हूँ। मेरे पास एक ड्रॉइंग टैबलेट है, वो मैं अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करती हूँ और फोटोशॉप यूज करती हूँ। उसमें बहुत सारी चीजें जैसे रीसाइज करना, कलर चेंज करना है, कैरेक्टर्स को शिफ्ट करना, वो सब आसान हो जाते हैं। अगर आप पेपर पे ड्रॉ करोगे, आपको पूरा फिर से ड्रॉ करके पेंट करना होगा, तो वो सबके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। एंड ये भी जरूरी नहीं कि एक चीज में एंटर कर गए तो दूसरा आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं डिजिटल कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इन द कमिंग ईयर्स में डिजिटल से हटके फिर मैं भी थोड़ा वाटर पेंटिंग, ओरिजिनल आर्ट में कर लूँ। और अभी तो एआई के बारे में भी लोग काफी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में मतलब एज अ होल जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, काफी जो एआई है उसके फ्रीडम पे ये काफी स्टैंड लेती है, क्योंकि अभी जो करंट एआई का ये है, काफी अनएथिकली सोर्स करते हैं वो। जैसे मैंने आज ड्राइंग बनाई, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, एआई इंजन वही लेके अपने स्टडी करके उसी को कन्वर्ट करके फिर किसी और को दिखाएगा और उसको बेचेगा फिर। तो फाइनल प्रॉफिट एआई कंपनीज को होगा, ना कि मेरे को जो मैं ओरिजिनल आर्टिस्ट हूँ। तो सब पे फिर थोड़ा एथिकल स्टैंड्स एंड रेगुलेशन लॉज होने जरूरी हो जाते हैं। तो स्पेशली पब्लिशिंग इंडस्ट्री में जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ये सब क्लॉजेस में लिखा होता है कि मेक श्योर कि कोई एआई टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हो, आपकी सब आपके ओरिजिनल आर्टवर्क है, आपकी ओरिजिनल क्रिएटिव थिंकिंग है, वैसे सब। तो इट डिपेंड्स ऑन ईच आर्टिस्ट कि वो कितना टेक्नोलॉजी यूज करें और कैसे उसको अपना एक्सप्रेस करें अपने आर्ट को।
ये मेरा अगला सवाल होता जिसको आपने पहले आंसर कर दिया बिना सवाल पूछे। लेकिन एक आपने शब्द यूज किया अभी, ड्राइंग टैबलेट। तो ये ड्राइंग टैबलेट और नॉर्मल टैबलेट दोनों अलग होते हैं क्या? जैसे हम लोग टैब बच्चे खरीदते हैं या बड़े लोग खरीदते हैं, जाते हैं बोलते हैं कि भाई हमको सैमसंग का टैब चाहिए, एप्पल का टैब चाहिए, तो ये ड्राइंग टैब कुछ अलग होता है क्या? तो 2 टाइप के टैबलेट्स होते हैं। एक होता है जैसे मेरा नॉर्मल आईपैड है, उसमें यू हैव प्रोक्रिएट करके एक ऐप है जो काफी पॉपुलर है आर्टिस्ट के अमंग में, जो बेसिकली ड्राइंग टैबलेट है। इसमें आप अपने ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो। ये एप्पल पेंसिल है साथ में, उससे आपको एकदम जैसे पेपर पेन पे ड्राइंग करते हो वैसे आपको फ्लुएंसी मिल जाती है। और ये है एक ड्राइंग टैबलेट। तो ड्राइंग टैबलेट्स भी बहुत साइजेस के होते हैं, बहुत डिफरेंट रेंजेस के होते हैं। इसमें मेरी ये एक्सटेंडेड डेस्कटॉप की तरह यूज हो सकता है। तो जो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रही हूँ, ये मेरे को अपने टैबलेट पे भी मिल जाता है, और इसके साथ भी स्टाइलस आता है। मोस्ट प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं ऐसा ड्राइंग टैबलेट यूज करते हैं ताकि उनको फिटनेस और प्रिसीजन मिल जाए ड्राइंग करते हुए। कुछ थोड़े जो लोअर रेंज के टैबलेट्स होते हैं उनमें स्क्रीन नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक लाइक ओपेक टैबलेट होता है, वो यूएसबी से कंप्यूटर पे कनेक्ट होता है की तरह। हाँ जी, आप ड्राइंग करिए पर आपको स्क्रीन कंप्यूटर पे ही देखना होगा, नीचे कुछ नहीं दिखेगा। तो थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन का प्रैक्टिस चाहिए होता है उसमें। तो इट डिपेंड्स, डिफरेंट रेंजेस, डिफरेंट, इतने छोटे भी आते हैं, इतने बड़े भी आते हैं, तो आपको कितना कंफर्ट और डिटेल एंड बजट। तो कैनवास वाला मामला है कि 1 by 1 से लेके जो भी साइज का आपको कैनवास चाहिए उस साइज का जैसा आप पेंटिंग डिसाइड करते हो वैसा कैनवास ले सकते हो। हाँ जी, करेक्ट। ओके, तो ये तो हो गया ड्राइंग टैबलेट। ये देखिए नया कॉन्सेप्ट पता चला कि ड्राइंग टैबलेट अलग होता है और बाकी टैबलेट अलग होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी, एआई और ये सारी चीजें आ रही हैं, तो अब कितना मुश्किल लग रहा है फील्ड, या आसान हो गया है? मैंने अभी तक एआई यूज नहीं किया है। मैंने सुना है अदर आर्टिस्ट जो एक्सप्लोर करते रहते हैं। मैंने पर्सनली अभी तक कुछ टेस्ट ट्राई नहीं किया है। ट्राई करने में मजा तो आता है कि आप एक सेंटेंस लिखिए कि ऐसा बिल्डिंग बना दीजिए या ऐसा दुनिया बना दीजिए, और विद इन सेकेंड्स वो क्रिएट कर देगा। तो वही जो कंप्यूटर ने 5 सेकेंड में किया है, मैं एज एन आर्टिस्ट 5 हफ्ते भी लगा सकती हूँ क्रिएट करने के लिए। पर थोड़ा तो थ्रेट लगता है एज एन आर्टिस्ट कि एआई हमारा नौकरी ले लेगा, सब लोग को वो पसंद आएगा, हमारा नहीं पसंद आएगा, वैसे सब। बट जितना मेरे को पता है, जो ह्यूमन टच होता है, जो आप अपने दिल से, अपने दिमाग से बनाते हो, वो कभी कंप्यूटर रिक्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी बाकी लोगों के स्टडी करके उसको मॉर्फ करके बनाता है। पर मी एज एन आर्टिस्ट, हम अपना यूनिक व्यू कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि जो मेरे दिमाग में है वो और किसी के दिमाग में नहीं हो सकता, ना कोई किसी और पर्सन इन द वर्ल्ड, ना कोई कंप्यूटर के। So that is what is unique to me and that is what I need to show the world, and वही मेरा USP है as an individual artist। तो AI टेक्नोलॉजी काफी जल्दी एडवांस कर रही है, पर मेरे को लगता है अभी भी टाइम है, एंड जो ट्रू ऑडियंस है, जो ट्रूली आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, उनको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल पर्सन ने बनाया है, ये कंप्यूटर ने बनाया है। क्योंकि वो जो सोल होता है ड्राइंग में, वो आना, वो ह्यूमन टच से ही आ सकता है बस। जी बिल्कुल, ह्यूमन टच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला जो है वो मानवता के लिए है, और मानवता के में ही कला का स्थान है, बाकी और कहीं है नहीं। तो ह्यूमन टच एक बहुत बड़ा एंगल होने वाला है एआई से मुकाबला करने के लिए, या एआई का यूज इस तरह से करने के लिए कि वो अल्टीमेटली एक सपोर्टिंग टूल बने, गाइडिंग फोर्स नहीं बन जाए। तो जैसे हर फील्ड में ना कुछ लोगों के कुछ ये होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं कि फला आदमी बहुत अच्छा है, फला का काम बहुत अच्छा है। आपको अपना जो फील्ड है ये इलस्ट्रेशंस का, तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको आप अपना रोल मॉडल मान के चलें, या लगे कि हाँ ये लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अलग तरह का कर रहे हैं और हम लोग को भी इससे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए?
हाँ, ज़रूर हैं। इन द पास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट आ चुके हैं जिसमें आर्टिस्ट अपने वर्क को शेयर कर सकते हैं और इतने रेडिली एक्सेसिबल होते हैं अब कंटेंट डेटा, तो इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर। मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँ और मैं सिर्फ आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ, तो एक रैंडम न्यू आर्टिस्ट भी हो सकता है, मेरे से छोटा हो सकता है, मेरे से नया हो सकता है, तो उसका एक आर्ट देख के ही आई बी लाइक वाओ, ये तो कितनी सुंदर है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसने कौन से ब्रश स्ट्रोक्स यूज किए हैं, क्या टेक्सचर यूज किया है, क्या लाइटिंग, स्टोरी टेलिंग उसमें क्या है। तो इंस्पिरेशन तो कहीं बहुत ही ज्यादा है। जब से मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री में घुसी हूँ, मेरे को काफी सारे बुक क्रिएटर्स का नाम और पता लगा है। उनकी जर्नी, किसी की जर्नी इजी नहीं होती है, सब ने स्ट्रगल किया होता है, सब अपने स्टोरी बताना चाहते हैं, वो किसी ना किसी तरह अपने बुक्स में शेयर करते हैं कि वो अपना क्या मैसेज बताना चाहते हैं। तो काफ़ी हैं, डैन सैंटैट करके, ये यूएस बेस्ड पब्लिशर्स हैं, यूएस बेस्ड आर्टिस्ट एंड ऑथर्स हैं, डैन सैंटैट, लेविन फैम, रजनी लरोका, बहुत सारे हैं, इंडियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, एशियन भी हैं। तो सब से देखना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। बिल्कुल। और इस बीच में हम लोग के साथ क्षमा त्रिपाठी भी जुटी हुई हैं, सभी का स्वागत कर रही हैं। एक सवाल आपसे नेहा, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि किताबों पे फिल्में बनती हैं, कहानियों पे, किताबों पे फिल्में बनती हैं, और जब फिल्म बन के तैयार होती है तो 40% में क्या होता है कि राइटर का और फिल्म बनाने वाले का एक झगड़ा होता है। आपने मेरी कहानी बदल दी, आपने मेरी कहानी के साथ न्याय नहीं किया, आपने मेरी कहानी को जो है ऐसे तोड़ मरोड़ दिया, किताब कुछ और है, फिल्म कुछ और है, टीवी सीरियल कुछ और है। इलस्ट्रेटर्स और ऑथर्स के साथ ऐसा कुछ होता है क्या? जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, इलस्ट्रेटर एंड ऑथर में बातचीत नहीं होती है एकदम। ऑथर जो है वो पब्लिशर को अपनी स्टोरी बेचता है, और फिर पब्लिशर जो है वो इलस्ट्रेटर ढूंढता है। तो अब आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक की वजह से हम लोग ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को, हाय हेलो हो जाती है, तो हम लोग कभी प्रोजेक्ट नहीं डिस्कस करते हैं। वो सब जो डिस्कशन होता है पब्लिशर के थ्रू ही होता है। तो पहले ऑथर और पब्लिशर के बीच में डिस्कशन होती है कि उनका क्या विजन है, कि वो स्टोरी से क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी क्या विजन है, कि वो आर्ट कैसा चाहते हैं। फिर पब्लिशर इज द फाइनल डिसीजन मेकर कि वो कैसा आर्टिस्ट चुने। फिर आर्टिस्ट और पब्लिशर के बीच में डिस्कशन होती कि मैं ऐसा विजुअलाइज कर रही हूँ, मैं ऐसे कैरेक्टर सोच रही हूँ, ऐसा सेटिंग सोच रही हूँ। एंड तो इसलिए ऑथर एंड आर्टिस्ट के बीच में कुछ ऐसे तू मैं नहीं होती है। यूजुअली ऑथर जब स्टोरी दे देता है तो वो पूरे भरोसे कि जो भी पब्लिशर या इलस्ट्रेटर चुनेगा वो उसकी स्टोरी को बेटर ही करेगा। एंड ये 50-50 मानते हैं, स्पेशली फॉर पिक्चर बुक्स जो यूजुअली बच्चों 4 से 8 साल के बच्चों के लिए होती है। इनको ऑथर एंड इलस्ट्रेटर, ऑल्दो ऑथर ने स्टोरी सोची होती है पहले, ऑथर एंड इलस्ट्रेटर को 50-50 हिस्सा मानते हैं कि टेक्स्ट के बिना इलस्ट्रेशंस पूरी नहीं होती, इलस्ट्रेशंस के बिना टेक्स्ट स्टोरी अधूरी रह जाती। तो दोनों को इक्वल वेटेज मिलते हैं और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस भी मिलती है। तो वी आर यूजुअली ग्रेटफुल फॉर ईच अदर कि आपने इतनी अच्छी स्टोरी इसलिए मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाई, या आपने इतनी ड्राइंग्स बनाई इसलिए मेरी स्टोरी इतनी अच्छी हुई। एंड ये सब पब्लिशर के थ्रू ही मीडिएट होता है। तो पब्लिशर का इम्पोर्टेंट रोल है, वो ही बीच में रहते हैं इन सारी चीज़ों के बीच में। अच्छा, अब जो है ना, जैसे आप अगर देखें कि पूरा जो किताबों की दुनिया है जहाँ इलस्ट्रेशंस हो रहे हैं, तो दो हिस्से बड़े तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं कि मतलब 8 साल 9 साल की उम्र तक के बच्चों के इलस्ट्रेशंस, और 9 के ऊपर 12-13 की उम्र तक जब टीनेजर शुरू होती है, यंग अडल्ट्स जब कहे जाते हैं, तो उस पीरियड से पहले के इलस्ट्रेशंस, मतलब 8 साल के नीचे के बच्चों के, 8 साल के ऊपर के नीचे के बच्चों के। और मैं जैसे मैंने बीते दिनों में एक किताब देखी, सेपियंस, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे,
मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके कि उसका भी इलस्ट्रेशन किया गया है और वो किसी पब्लिकेशन से वो यंग एडल्ट्स के लिए बोल के उसको पूरी सेपियंस की स्टोरी को उन्होंने मेजर हिस्से उठा करके और इलस्ट्रेट करके एक अच्छी किताब बना करके प्रेजेंट किया है। तो आपका फेवरेट एरिया कौन सा है? आप छोटे बच्चों के लिए ज्यादा करना चाहती हैं या फिर यंग एडल्ट्स वाले सेक्शन में ज्यादा इलस्ट्रेशंस करने में मजा आता है? मेरे को मोस्टली छोटे बच्चों के लिए पसंद है क्योंकि इसमें आर्ट का वैल्यू ज्यादा होता है। तो ये पिक्चर बुक एज जो 4 से लेके 8 साल तक है, जिनमें उनको स्टोरी समझ आती है, पढ़ना भी आ जाता है, पर ड्राइंग भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। उतने उसके छोटे में उनको ड्राइंग समझ नहीं आएगा कि ये एप्पल है कि ऑरेंज है, उतना समझ डिफरेंस मतलब वो लर्निंग हो जाता है। उसके ऊपर में ड्राइंग की अहमियत कम हो जाती है, मोस्टली असिस्टेड होता है, टेक्स्ट स्टोरी ज्यादा हो जाती है, ड्राइंग कम हो जाती है। तो मेरा अभी मेन फोकस है और इंटरेस्ट है पिक्चर बुक्स में जो 4 से 8 साल के बच्चों में। पर क्योंकि पब्लिशिंग काफी स्लो इंडस्ट्री है, एक चिल्ड्रंस बुक बनाने में 3-4 साल लग जाते हैं, तो एंड 1 साल में मैं हार्डली मैक्सिमम 2 किताबें कर सकती हूँ। तो मैं अभी वेंचर आउट कर रही हूँ कि थोड़े यंग अडल्ट्स या मिडिल ग्रेड जो बड़े बच्चों हैं उनके बुक कवर्स के लिए प्रैक्टिस करूँ। तो उनमें अब अलग पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें बड़े बच्चे हों, बुक कवर की डिजाइनिंग अलग हो। तो उसमें मैं अभी वेंचर करना चाहती हूँ कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी साथ में मिल सके और एक्सपैंड हो जाए मेरा थोड़ा डोमेन। डोमेन एक्सपेंशन। पब्लिकेशन में भी कुछ हाथ आजमाया है नेहा ने? हाँ जी, मेरे पब्लिकेशंस हुए हैं। 2020 से मेरे अबाउट 7-8 बुक्स पब्लिश हुए हैं। मेरे एक स्लाइड है, उसके बारे में दिखाऊंगी। अभी लेटेस्ट बुक वाज लास्ट सितंबर या नवंबर में रिलीज हुई थी और अगली वाली आएगी शायद अगस्त में इस साल। ओके, तो वो साल में 2 किताबों का एवरेज मेंटेन है? होपफुली दैट इज अ गुड एवरेज अगर 2 कर सकूं मैं। तो आप कुछ स्लाइड वगैरह भी बना रखी हैं, कुछ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, तो वो प्रेजेंटेशन हम लोग चाहेंगे कि सब लोग हम लोग देखें ताकि आपके काम को और बेहतर तरीके से जान सकें। और फिर मुझे लगता है कि शायद हमारे ऑडियंस भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे उस काम को देखने के बाद, या उससे रिलेटेड, या आपके मन में कोई क्वेरी है कि आप अगर इलस्ट्रेशन सीखना चाहें तो कहाँ सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो वो सब सवाल हम आप लोग के लेंगे। तो आप लोग अगर अपने सवाल हैं तो उनको रेडी रखिए और इस बीच में हम लोग नेहा के इलस्ट्रेशंस का आनंद उठाते हैं। नेहा आप अपना जो स्लाइड है वो हम लोग को शो करेंगी तो सबको मजा आएगा देखने में। हाँ जी, तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है अबाउट माय जर्नी एज एन इलस्ट्रेटर। बहुत सारी चीज अभी बातचीत में कवर हो चुकी है, पर फिर भी मैं आई गो थ्रू इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे मैंने कहा, मैं चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर हूँ। बच्चों की किताबें, मोस्टली 4 से 8 साल के बच्चों की किताबें को, जिनको पिक्चर बुक्स बोलते हैं, उनके लिए ड्राइंग्स बनाती हूँ। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग जमशेदपुर से ही की है। बचपन से ही मेरे को आउटडोर इवेंट्स एक्टिविटीज में ज़्यादा इंटरेस्ट थी। स्क्वाश, स्विमिंग, साइकिलिंग, टेनिस, पूरे टाइम ही बाहर खेल कूद करती रहती थी। इंडोर हॉबीज डेवलप करने के लिए इसलिए मैंने सोचा कि क्या करूं। जैसे मैंने कहा, मेरा बड़ा भाई है, वो एकदम ही ऑपोजिट है। उनकी इंडोर हॉबीज ज़्यादा थी, वो पूरे टाइम इतनी किताबें पढ़ते थे, इतना गेम्स खेलते थे। मेरे को हमेशा मन करता था बचपन से कि मैं किताबें पढूं, बिकॉज रीडिंग इज सच अ गुड हैबिट, रीडिंग इज नॉलेज। पर कभी समझ नहीं आया कि कैसे इंटरेस्ट डेवलप करूं। जब किताबें उठाती थी तो मैं सिर्फ कॉमिक बुक्स उठाती थी, या पिक्चर न्यूज़पेपर में भी जो कॉमिक सेक्शन होता था वही, जिसमें चित्र हो वही पढ़ती थी मैं बस। तो उसी से मैंने ड्राइंग, पेंटिंग एज अ हॉबी डेवलप किया। 4th स्टैंडर्ड में मैंने कहा कि एक इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड जीता था मैंने। दैट वाज माय फर्स्ट फॉर्मल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ ड्राइंग एज सच। उससे मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि ये दिस इज अ गुड एक्टिविटी टू परस्यू, गुड हॉबी टू परस्यू। तो उन्होंने एनकरेज किया और एक प्राइवेट ट्यूटर
हायर किया था मेरे को वाटर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, ये सब सिखाने के लिए। तो थ्रू आउट माई स्कूल 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड 5 साल मैंने वाटर पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। स्कूल में भी मैं अच्छी स्टूडेंट थी, ड्राइंग में BC मिल जाता था, बाकी सब में अच्छी स्टूडेंट थी। साइंस मैथ्स में यूजुअली अव्वल नंबर आते थे, जैसे हिंदी हिस्ट्री आता था वैसी गोल हो जाती थी, बट ओवरऑल गुड स्टूडेंट थी। एंड जब 10th के बाद जब सोचना पड़ा कि किस करियर, क्या फील्ड में जाना है, तो साइंस वाज माय ऑप्शन, क्योंकि उसी में मेरे को मज़ा भी आता था, उसी में मैं अच्छा भी करती थी। बीइंग फ्रॉम जमशेदपुर, जमशेदपुर इज अ इंडस्ट्रियल टाउन, उसमें बहुत सारे छोटा सिटी है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स इधर मेडिसिन जाते हैं, इधर इंजीनियरिंग जाते हैं। तो मैं भी, लेकिन मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मेरे को पता था उसमें कितनी पढ़ाई होती है, मेरे को इतनी पढ़ाई करनी ही नहीं थी, तो कि मेडिसिन नहीं करना, मैं इंजीनियरिंग कर लूँगी। तो मैंने साइंस स्ट्रीम कंप्यूटर्स के साथ ले ली। 11th-12th में सब एक्स्ट्रा करिकुलर्स छूट गए थे, ना ड्राइंग करती थी, ना स्क्वॉश खेलती थी, सिर्फ पढ़ाई। 6 घंटे स्कूल, 6 घंटे IIT कोचिंग, फिर आके वापस आके सेल्फ स्टडी, एंड दैट वाज जस्ट हाउ लाइफ वाज फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। उस मेहनत के बल पे मैं IIT नहीं पर नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज बिट्स पिलानी में मेरा हो गया था। लकली डुअल डिग्री कोर्स था, 5 साल का कोर्स था। कॉलेज में मैं भी गुड स्टूडेंट थी, अबव एवरेज थी, गुड GPA भी सही था, उसकी वजह से मेरे को जॉब भी अच्छी मिल गई, प्लेसमेंट अच्छा हो गया था मेरा। सो आई वाज हैप्पी कि ठीक है, सब मेहनत करो, रिजल्ट मिल रहे हैं, लाइफ अच्छी हो रही है। फिर आया कि ठीक है, 5 साल नौकरी हो गई, अब क्या, नाउ व्हाट डू आई परस्यू नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक कुछ था, एम था कि ठीक है, स्कूल में 10th में अच्छे नंबर आने, 12th में अच्छे नंबर आने, अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छा GPA चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए। अब जॉब मिल गई, अब क्या। 5 साल जॉब के बाद मेरे को लगा स्टैग्नेशन हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता था ना मेरे को MBA करना है, ना दूसरी नौकरी लेनी है, ना फील्ड में उतना ग्रो करना है, कि इट वाज अ मीन्स टू अर्निंग अ मनी, कि मैं बाकी चीज़ें जो एंजॉय करूँ वो कर सकूँ। तो 2015 वाज व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के अपनी आर्ट परस्यू करूँ। थ्रू आउट माई लाइफ, जो भी स्टेज था मेरे लाइफ का, आर्ट वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मी। बचपन से ही मैं थोड़ी शाय थी, कम बोलती थी, बट ड्राइंग से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती थी। स्कूल में भी, स्पेशली टीनेज ईयर्स में, जब आपके हार्मोन चेंजेस होते हैं, आपको कभी गुस्सा आता है, आपको नहीं पता, कभी दुखी हो जाते हो, कभी खुश हो जाते हो, बोलने में बोल नहीं पाती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, पर सब मैं ड्राइंग करके निकाल देती। एंड दैट वाज जस्ट माय वे ऑफ एक्सप्रेशन। मेरे स्केच बुक्स, इवन स्कूल के कॉपीज के बैक पेजेस में कुछ कुछ स्क्रिबल होते रहते थे विद माय ड्राइंग्स एंड ऑल। तो एवरीवन न्यू कि नेहा आर्टिस्ट है, उसको आर्ट के थ्रू ही वो अपना एक्सप्रेस करती है। अपने ड्राइंग्स को, अपने फ्रेंड्स को ड्राइंग्स गिफ्ट करती थी, उनके पोर्ट्रेट्स बनाती थी, उनके ऊपर कॉमिक्स बनाती थी। जब मैं कॉलेज में भी घुसी, तभी आई मेड श्योर कि मैं जो भी क्रिएटिव क्लब्स हैं, जैसे आर्ट क्लब, पब्लिसिटी, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट, उस सब में मैं शामिल हूँ, मैं अपनी क्रिएटिव आउटलेट को एक्सप्रेस कर सकूँ। जो इंटर कॉलेज फेस्ट्स होते थे, उनके लिए पोस्टर्स बनाना, बैनर्स बनाना, म्यूरल्स पेंट करना, ब्रोशर्स डिज़ाइन करना, सब में पार्टिसिपेट करती थी। हमारी कॉलेज अब्दुल कलाम जी आए थे एक बार, तो उनके लिए जैसे पोर्ट्रेट बनाना था। तो दिस इज नॉट इंडिविजुअल एफर्ट, हम लोग 2-3 जन मिलके बनाते थे, बट अगेन आई वाज लाइक अ कोर मेंबर, क्योंकि सब जानते थे कि मेरी स्किल अच्छा है, मैं अच्छे आइडियाज दे सकती हूँ, अच्छा फीडबैक दे सकती हूँ। तो आई वाज इन्वॉल्व्ड इन मेन मीटिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फाइनल ईयर ऑफ माई कॉलेज, जब हम लोग की ईयर बुक छपनी होती थी, तो आई वॉज गिवन द प्रिविलेज ईयर बुक का कवर डिज़ाइन करने के लिए। तो मीटिंग्स में जाना, डिस्कस करना, आइडियाज़ क्या है। तो आई मेड लाइक स्केच फॉर द हम लोग का ईयर बुक, जो फाइनली
प्रिंट होके बाइंड होके हम लोग के पूरे बैच ऑफ 600 लोगों को गई. सो दैट वाज लाइक अ बिग ऑनर फॉर मी कि लोग एक्नॉलेज कर रहे थे कि नेहा इज गुड इनफ टू हैव दिस ईयर बुक के लिए कवर डिजाइन जो लोगों के पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगी. फिर जब मैंने जॉब ज्वाइन की, कॉर्पोरेट ज्वाइन की, जो मैंने टैबलेट के बारे में बताया वो एक्चुअली मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट की थी. तब तक उससे पहले मैं सब पेपर पेंसिल से ड्राइंग करती थी. मेरे को पता ही नहीं था कि ड्राइंग टैबलेट नाम की कोई चीज होती है. बट माई ब्रदर वॉज ऑलवेज टेक सैवी, उनको नए गैजेट्स ये सब में इंटरेस्ट था जानने के लिए. उनको पता था कि मेरे को ड्राइंग पसंद है, तो वो मेरे को भी इनकरेज करके बताते रहते थे. तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे लिए एक ग्राफिक टैबलेट सेकेंड हैंड खरीद के मेरे को दिया. Second hand in that time, 2010, 2011 was 14,000 I remember. And that was, I couldn't imagine कि इतना expensive चीज मेरे भाई ने मेरे को gift किया only to encourage me and my drawing and my art. Like कि तुम जो paper पे करती हो तुम यही चीज digital कर सकती हो and उससे कितना scope बढ़ जाएगा. And so I'm always thankful for my brother for introducing me to the world of digital art. तब फेसबुक एंड सोशल मीडिया भी पॉपुलर हो गए थे. लोग अपना पर्सनल फोटोज एंड ऑल के साथ में अपने आर्ट वर्क भी शेयर करने लगे. तो आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट थ्रू फेसबुक. उससे पहले लगता था कि कितना ही अपना फोटो डालोगे, क्या लोग कमेंट वेट कर रहे हैं लोगों के कमेंट का अपने बीच पार्टी के लिए, ये वो सब के लिए. बट व्हेन आई लर्न कि लोग अपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए भी, अपने आर्ट को शेयर करने के लिए भी फेसबुक एंड ऑल यूज कर सकते हैं, तो दैट इंटरेस्टेड मी मोर. आई स्टार्टेड फॉलोइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट कि वो लोग कैसे अपना आर्ट बनाते हैं, क्या टूल्स यूज करते हैं, क्या स्टोरी टेलिंग करते हैं. तो आई क्रिएटेड माई ओन फेसबुक पेज एंड मैं भी अपने आर्ट शेयर करने लगी. टाइम लगा डिजिटल आर्ट को में फ्लुएंट होने के लिए, क्योंकि तब तक उतने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे. उतनी अकल नहीं थी कि यूट्यूब पे जाके खुद से थोड़ा बहुत सीख लो. तो आई न्यू फोटोशॉप यूज होता है, पर कैसे यूज होता है मैंने सब खुद हिट एंड ट्रायल वे से ही मैंने खुद से सीखा. तो टाइम लगा पर इंटरेस्ट था इसलिए मैं लगी रही. जो टॉप राइट वाली ड्राइंग है, यू कैन सी दिस इज वन ऑफ माई इनिशियल ड्राइंग्स 2012 से. तो लाइटिंग थोड़ी ये है, कैरेक्टर्स उतने अच्छे नहीं है, पर प्रैक्टिस करती गई एंड द ड्राइंग्स नीचे यू कैन सी अ लिटिल बेटर. दैट वाज बिकॉज आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि बाकी आर्टिस्ट कैसे अपने कैरेक्टर्स को बनाते हैं, कैसे लाइटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या स्टोरी क्या बताते हैं. तो एंड आई स्टार्टेड डूइंग रिलेटेबल कंटेंट. जैसे आई थिंक क्रिकेट मैच आने वाला था एंड इंडिया फाइनल तक पहुंच गया था समथिंग. तो पूरी हाइप चल रही थी, हर जगह न्यूज में था कि इंडिया फाइनल्स में आ गई है ये वो. तो आई मेड ड्राइंग ऑफ अ बंच ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग ऑन द काउच चीयरिंग फॉर इंडिया इन क्रिकेट. और ये क्योंकि पता है कि सबको मजा आएगा देखने में कि सब लोग इंडिया को चीयर करेंगे. और ऐसे ही सीन होगा कि एक दोस्त के घर पे सब बैठ जाएंगे अपना पेप्सी पॉपकॉर्न चिप्स लेके और सब लोग मजे करेंगे. तो इट वाज वेरी रिलेटेबल कंटेंट. रिलेटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको लगे कि आप उस ड्राइंग से कनेक्ट कर सकते हो तो आपको ज्यादा फीडबैक मिलेगा, ज्यादा इमोशनल कनेक्शन मिलेगा, लोगों को टच करेगा वैसे टाइप का. द बॉटम राइट वन इज अ ग्रेजुएशन सीन. तो मेरे कैंपस में कॉन्वोकेशन सेरेमनीज शुरू नहीं हुए थी. गोवा कैंपस नहीं थी. आई वाज द सेकंड बैच इन माय कॉलेज. तो तब तक कॉन्वोकेशन सेरेमनी शुरू नहीं हुई थी. मेरे अगले बैच से कॉन्वोकेशन सेरेमनी शुरू हुई थी. तो जब जूनियर बैच की ग्रेजुएशन फोटोज आने लगी तो मेरे बैच के हम लोग सब फ्रेंड्स बोलने लगे कि ये क्या है, हम लोग का कभी हुआ नहीं. बिकॉज किसको नहीं पसंद कि ग्रेजुएशन गाउन पहने, अपनी टोपी उछालें. और बोले ठीक है चलो फोटो नहीं, ड्राइंग तो बन सकती है उसकी. तो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स जो मैंने बनाई हैं, दिस इज माय फ्रेंड सर्कल कॉलेज के. तो मैंने सबको बनाए अपने गाउन और कैप में, और तो सबको मजा आया देख के कि हाँ हम लोग की भी कॉन्वोकेशन हो गई फाइनली. तो जस्ट फाइंडिंग थिंग्स जिसमें लोगों को मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा पर लोगों को भी मजा आएगा, दैट दे कैन कनेक्ट विद इमोशनली. आई स्टार्टेड
डेवलपिंग और थिंकिंग अबाउट स्टोरीज लाइक दिस। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि illustration with storytelling that will stir some emotion in the viewer, कि उनको खुशी मिले या दुख मिले या सोच में पड़ जाए, वैसे टाइप की स्टोरीज को ड्रॉ करना। थ्रू आउट माई कॉर्पोरेट जो मैंने 5 साल काम किए, मैंने ड्राइंग प्रैक्टिस तो करती रही, फेसबुक पे पोस्ट डालती रही, कभी फुल ड्राइंग्स में, कभी कॉमिक, छोटे छोटे कॉमिक्स में। तो अच्छी फीडबैक मिलती रहती थी, लोग इंगेज रहते थे, कमेंट करते थे कि ओ ये मेरे साथ भी होता है, कि ओ मेरे डॉग ने भी ऐसा किया, ये सब। फाइनली 2015 आ गया था जब सॉर्ट ऑफ मेरे प्रोफेशनल करियर में स्टैग्नेशन मेरे को फील होने लगा था कि अब मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, दूसरी नौकरी, मतलब मेरे को हिम्मत नहीं थी कि मैं दूसरी नौकरी ढूंढूं, कि काम में अच्छा कर लेती, पर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि फिर 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू करो फिर नौकरी मिलेगी, ये सब। तो मैं कि यही नौकरी ठीक है, बट इसमें ग्रो कैसे करूं मेरे को समझ नहीं आ रही थी तब। यही सब स्ट्रगल देके मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि आगे काम नहीं करना है तो इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज डू योर ओन थिंग, फ्रीलांस करो। इतने सारे, तब इंस्टाग्राम भी पॉपुलर हो रहा था एंड बहुत सारे आर्टिस्ट अपना स्मॉल बिजनेसेस शुरू कर रहे थे, इसलिए कि तुम भी ये सब कर सकती हो, तुम्हारा, मेरा आर्ट अच्छा था, ये दिखता था, ये लोगों को पता था, बट इससे करियर कैसे बनाना, दिस वाज अनदर चैप्टर। लाइक कि यू हैव फुल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, सब सपोर्ट है, तुमको करना है तो कर लो। एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। उसके बिना मैं शायद नौकरी छोड़ भी नहीं पाती, क्योंकि आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। वॉज मैंने अपनी नौकरी छोड़ी एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज एन आर्टिस्ट। तब आया रियल स्ट्रगल्स। अब ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, अच्छी हूँ वो तो पता है, पर उससे अब पैसे कैसे कमाए वो पूरा ही अलग चैप्टर था जो मेरे को नहीं पता था। उसी साल कॉमिक कॉन करके एक इवेंट होता है, वो दिल्ली में हो रहा था। कॉमिक कॉन इज बेसिकली एक बहुत बड़ा सा कन्वेंशन होता है, यूएस में ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ से फिर अब इंडिया में भी पॉपुलर होने लगा है। जो ट्रेडिशनल कॉमिक बुक्स हैं, जैसे आपके बैटमैन, सुपरमैन, ये सब जो कॉमिक्स हैं, जो कॉमिक बुक क्रिएटर्स होते हैं वो आके अपने कॉमिक बुक्स बेचते हैं, इधर ये वाले या अपने ओरिजिनल कॉमिक बुक्स हो। लोग कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, कोई बैटमैन की तरह बन रहा है, कोई ग्रीन लैंटर्न की तरह कॉस्ट्यूम में पहन के आ रहा है, तो उनके फिर कॉम्पिटिशन्स होते हैं और काफी यंग क्राउड होता है, 20s 40s के बीच में, ये सब आके पॉपुलर होते हैं। तो एंड उन्हीं इवेंट्स में आई लर्न कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट करना शुरू किए हैं, जो जरूरी नहीं कि कॉमिक बुक क्रिएटर हो, बट अपने ओरिजिनल आर्ट भी अपना बेच सकते हो। बहुत सारे टी शर्ट वेंडर्स, मर्चेंडाइज, डिफरेंट मर्चेंडाइज वाले भी लोग आते हैं। तो माई एम वाज कि मेरे को कॉमिक कॉन में अपना एक स्टॉल लगाना है। तब यही मर्चेंडाइज, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो अपने मर्चेंडाइज बेचते थे काफी पॉपुलर हो रहे थे। इफ यू हर्ड ऑफ अ ब्रांड लाइक चुंबक, चुंबक वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो क्यूट आर्ट, कोई क्यूट सा हाथी बना दिया, क्यूट सा डॉग बना दिया, उसको मग्स, मैग्नेट्स, टी शर्ट्स पे प्रिंट करके बेचने लगे एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, क्योंकि उसे पहले ऐसे कोई मार्केट में था ही नहीं। एंड क्यूट चीजें तो सभी को पसंद आ जाती हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट करने के लिए। एंड माई आर्ट ऑल्सो लीन्ड टूवर्ड्स क्यूट थिंग्स। तो हम लाइक कि ये मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी क्यूट मर्चेंडाइज बना सकती हूँ। तो माई एम वॉज टू क्रिएट मर्चेंडाइज लाइक कैलेंडर्स, कॉमिक बुक्स, डायरीज हो गए, कॉफी मग्स, मैग्नेट्स, ये सब हो गए। तो मैंने मार्च में अपनी जॉब छोड़ी थी एंड दिसंबर में ये इवेंट था। तो आई टुक द नेक्स्ट 6-7 months कि मेरे को एम करना है कि मेरे को ये स्टॉल में ये सब इतना इन्वेंट्री चाहिए, एक कॉमिक बुक होना जरूरी है, कॉमिक कॉन है तो कॉमिक बुक तो होना जरूरी है। अब मैं कि कॉमिक क्या बनाऊं, मेरे पेरेंट्स के पास एक डॉग था, टिंटिन लैब्राडोर, और मेरे को डॉग्स बहुत ही पसंद है, बचपन से हमेशा हमारे पास डॉग्स थे।
एवरी टाइम मैं ऑफिस से वापस घर जाती थी, मैं घर पे बात करती थी और मेरी मॉम रोज कहानियां बताती थी कि आज टिंटिन ने ये किया, आज टिंटिन ने वो किया, और मैं मेंटली नोट करती रहती थी कि अरे ये इतना फनी है, मैं इसका कॉमिक बनाऊंगी और फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगी। तो कुछ कुछ तो बना के पोस्ट करते थे और लोगों को बड़ा मजा आता था कि अरे मेरा भी डॉगी ऐसा करता है, ये वो सब। तो व्हेन आई कलेक्टेड अ फ्यू, तो मैंने डिसाइड किया कि इसी का क्यों नहीं मैं बुक छाप लेती हूँ। तो आई मेड लाइक अ 50-page कॉमिक बुक कॉल्ड टेल्स ऑफ टिंटिन, जो आपको ये बॉटम लेफ्ट पे दिख रहा है, which was just real life stories of me and my dog Tintin. एंड बड़ा मजा आया, बहुत मेहनत थी उसमें पर बड़ा मजा आया बनाने में। खुद से स्टोरीज एडिट करना, पैनलिंग करना, कलरिंग करना, प्रिंट डिजाइन करना, प्रिंटिंग वेंडर ढूंढना, उसको फाइनली पब्लिश करना। सो आई एम लाइक कि दिस इज रेडी टू बी लॉन्च्ड एट कॉमिक कॉन। उसके साथ में 5-6 और मर्चेंडाइज हो गए थे। क्योंकि दिल्ली में लॉन्च कर रही थी तो मैंने दिल्ली के ही प्रिंटिंग वेंडर्स इधर उधर से पता लगा के ढूंढे थे एंड आई गॉट, फर्स्ट टाइम था, पता नहीं था कि 50 प्रिंट करूं या 500 प्रिंट करूं, कितने बिकेंगे, कुछ आइडिया नहीं था। तो मतलब कि फर्स्ट टाइम है, ठीक है, जो मन में आए कर दो एंड देन स्लोली वी लर्न हाउ इट इज। तो कॉमिक कॉन अच्छा इवेंट था, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया क्योंकि बहुत कम स्टॉल्स थे जिसमें ओरिजिनल आर्ट सेल कर रहे थे। अ लॉट ऑफ इट वाज कॉमिक बुक्स विद नोन कैरेक्टर्स जैसे, पर माइन वाज समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ था, लोगों के मेरे मर्चेंडाइज भी पसंद आए, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ ये अच्छी चीज है, मैं कर सकती हूँ वैसा टाइप का। ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ बट लॉस भी नहीं हुआ, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज अ गुड स्टार्ट फॉर माय फर्स्ट डेब्यू लॉन्च एज सच। अब इवेंट खत्म हो गया, अब लगा कि मैंने इतनी सारी इन्वेंट्री प्रिंट करवाई, इतनी बिकी, इतनी अभी भी बाकी है, अब इसका क्या करूं। अब आया कि अब बिजनेस कैसे मैनेज करना है। ऑनलाइन फिजिकल इवेंट में बेचना फिर भी इजी होता है क्योंकि जो कस्टमर्स आते हैं दे आर कमिंग विद द माइंडसेट कि मैं खरीदने जा रही हूँ, मैं मग्स खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, तो वो लोग आते हैं स्पेंड करने के लिए, तो इट्स इजी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। पर एक बार वो इवेंट का हाइप चला जाता है तो अब ऑनलाइन कैसे बेचना है। मैंने अपना ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया जिसमें मैंने अपने प्रोडक्ट्स अपलोड किए थे कि ये से सब डिफरेंट कैटेगरीज है, बंडल्स में खरीदो तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये पैकेज खरीदो तो इतना मिलेगा। सो दिस वाज अ लॉट ऑफ business thinking and inventory management and quality check and shipping and packaging, जो मेरे को एंटिसिपेट नहीं हुआ था कि स्मॉल बिजनेस रन करने के लिए इतनी मेहनत लगती है। मेरे को सिर्फ ड्राइंग में मजा आता था, बट इन रनिंग अ बिजनेस ड्राइंग इज हार्डली 10%, 90% इज रनिंग द बिजनेस। तो उसमें काफी स्ट्रगल हुई मेरी, कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग न्यू मर्चेंडाइज की लोगों का इंटरेस्ट बने रहे, एंड इतना अपने आप को मार्केट और सेल करना कि लोग इंटरेस्ट लें कि आपकी वेबसाइट पे आके कुछ खरीदें, पर इतना भी पुशी नहीं होना कि लोग अनॉय हो जाए कि अरे ये तो कितना एडवर्टाइज करती है यार, इसको हटाओ। तो फाइंडिंग दैट लाइन बिटवीन बीइंग रेलेवेंट, बीइंग फॉर योर कस्टमर्स टू बी अवेयर कि आपका सामान है, आपके आर्ट है, एंड गेनिंग इंटरेस्ट बट नॉट बीइंग टू पुशी, तो वो स्किल मैं डेवलप नहीं कर पाई। उसमें काफी मैंने मेहनत की, ट्राई की, पर सेलिंग एंड मार्केटिंग माई सेल्फ इज समथिंग जो मेरे को नेचुरली नहीं आ रहा था। एंड उस समय मैंने ना कोर्स लिया बिजनेस ये का, जो लोग थोड़े बहुत वीडियोस दिख जाते थे उससे ट्राई करती थी, बाकी आर्टिस्ट जो कर रहे हैं उससे कॉपी करती थी कि अभी राखी आ रहा है, अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो इवेंट स्पेसिफिक मर्चेंडाइज बनाना, वो सब करने में मैं ट्राई करती थी, बट थोड़ी बहुत बिकाई होती थी, बट नॉट इनफ टू सस्टेन, आई वुड से, स्टेडी इनकम और प्रॉफिटेबल इनकम, और इवन कवर अप की जितना इन्वेंट्री बनाने में जितने पैसे खर्च हुए हैं उतने ही मेकअप हो जाए। तो उसमें स्ट्रगल मेरे को काफी बाद में फेस हुआ। धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि प्रोडक्ट से मैं सर्विस में शिफ्ट हो जाती हूँ, कि मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट में नहीं मजा आ रहा है, एंड इट्स
टू एक्सपेंसिव, ज़्यादा एनर्जी यूज हो रही है और रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, तो लेट मी जस्ट डू कि मेरे को किस में मजा आता है मैं वही करूँ. तो आई स्टार्टेड जस्ट प्योरली डूइंग डिजिटल कस्टम इलस्ट्रेशंस, कि किसी को अपने मोस्टली वेडिंग इनविटेशंस. अब दुनिया में कुछ भी चल रही हो, कहीं कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी ये हो, शादियां चलती रहेंगी. एंड वेडिंग्स आर बिग, इंडिया में तो काफी पॉपुलर होती हैं और लोग बहुत स्पेंड भी करते हैं. एंड ये उस समय काफी कल्चर डेवलप हो रहा था कि इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल वेडिंग कार्ड, लोग इलस्ट्रेटेड वेडिंग कार्ड्स बनाने लगे, कि अपने ब्राइड और ग्रूम के कैरिकेचर्स बन रहे हैं, उनकी स्टोरी बन रही है, उनके अलग अलग स्टेट्स हैं तो उनके कल्चर्स दिखा रहे हैं, तो वो काफी पॉपुलर हो रहा था. सो देन आई इंडल्ज्ड माई सेल्फ इन दैट. मैं वर्ड ऑफ माउथ से मैंने काफी पॉपुलर हो गए थे. मेरे को कस्टमर्स मिलते रहते थे कि एक कस्टमर का मैंने वेडिंग इनविटेशन बनाया, उन्होंने अपने 50 फ्रेंड्स को भेजा, उनमें से किसी की शादी हुई तो उन्होंने फिर मेरे को कांटेक्ट किया. तो आई गॉट अ गुड फ्लो ऑफ इनकम थ्रू वेडिंग इनविटेशंस एंड कस्टम इलस्ट्रेशंस. किसी को अपने नेफ्यू नीस के लिए बनाना है, किसी को अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए बनाना है, तो थिंग्स लाइक दैट. जस्ट मैं अपने फोटोशॉप में बनाती थी घर बैठे बैठे और उनको डिजिटल फाइल ईमेल कर दी थी. मेरे को ना उठना है, ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, वो सब कुछ नहीं. एंड आई वुड गेट लाइक आस्क फॉर अ लंप सम ऑफ मनी वैसे. तो दैट वेंट ऑन गुड फॉर सम टाइम. उसके अलग स्ट्रगल्स होते थे. बिगनिंग ऑफ द ईयर में कम काम मिलता था क्योंकि समर में ज़्यादा शादियां नहीं होती है. एंड ऑफ द ईयर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे. एक दिन में 5 शादियां हैं तो इतने सारे लोगों को एकदम डेडलाइन से इनविटेशन चाहिए. पर जितना किया उतना मजा आया. आफ्टर दैट वो भी थोड़ा मोनोटनस हो गया कि सबकी स्टोरी सिमिलर हो गई थी कि इधर अरेंज मैरिज है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, या लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं तो उनको अपनी ये स्टोरी दिखानी है, या लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं. तो जितनी हो सकती थी स्टोरी, जितने साल मैं कर सकती थी मैंने सब किया. उसके बाद मेरे को और कुछ मतलब सस्टेनेबल इनकम करना था क्योंकि इन द एंड दीज वर ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड वन टाइम कस्टमर. शादी तो एक ही बार होगी तो एक ही बार कस्टमर आएंगे. बट आई वॉन्टेड समथिंग जो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से हो. क्योंकि मैं ऑनलाइन ज़्यादा पोस्ट करती रहती थी तो मेरे कुछ मीडिया न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आने लगे. ये सब देख के लगता है कि ओ वाह, नेहा का तो कितना अच्छा चल रहा होगा एंड ऑल. बट एक्चुअल जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो मैं ही जानती हूँ कि कितना स्ट्रगल किया है उन 4-5 सालों में विद हार्डली नो इनकम, कॉन्स्टेंट डाउटिंग योर सेल्फ कि मैंने सही किया कि नहीं नौकरी छोड़ के, मुझे वापस इंजीनियरिंग ज्वाइन करना होगा कि नहीं, कोई मेरे को नौकरी देगा कि नहीं, मैं कितना टाइम दूं अपने आप को. इट हैड ऑलरेडी बीन लाइक 4 years ऑलमोस्ट जब मैंने सोचा था कि ठीक है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए 4-5 साल तो लगते हैं. बट यूड इमेजिन कि कुछ तो प्रोग्रेस हो, कुछ तो पता चले कि हाँ आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तब तक मेरे को नहीं हुआ था. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अंधेरे में सब ट्राई कर रही हूँ और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है मेरे को. तो काफी सेल्फ डाउट, काफी डिप्रेशन भी होता था, कांस्टेंट वरी, ये वो एंजाइटी, जस्ट फाइंडिंग नोइंग कि मेरा स्टेबल इनकम था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, वो छोड़ के मैं ये कर रही हूँ और सडनली इतना डाउट हो रहा है. बट आई केप्ट गोइंग क्योंकि सपोर्ट था. तो मैंने कि चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं. फाइनली in 2019 is जब things started looking up. कॉमिक कॉन की तरह एक और इवेंट था पेट फेड करके, जिसमें इट वाज फॉर ऑल पेट लवर्स एंड पेट पेरेंट्स. एक बड़ा सा इवेंट था, बहुत सारे स्टॉल्स थे जहाँ एवरीथिंग फॉर योर पेट एनिमल्स, योर डॉग्स एंड कैट्स, उनके लिए स्टॉल्स थे. कोई उनके कपड़े बेच रहा है, कोई उनके बिस्तर बेच रहा है, कोई उनके खाना बेच रहा है, थिंग्स लाइक दैट. मैंने सोचा क्योंकि माई आर्ट फीचर्ड अ लॉट ऑफ क्यूट एनिमल्स, क्योंकि मेरे को भी जानवर पसंद है, तो बहुत सारे कुत्ते, बिल्ली, ये सब फीचर्ड थे कि मैं भी अपना एक स्टॉल लगा सकती हूँ उसमें. वही से मैग्नेट्स, नोटबुक्स जिसमें क्यूट डॉग्स एंड कैट्स बने हुए हैं, एंड और किसी का ऐसा स्टॉल होगा नहीं, तो माइन विल बी अ यूनिक स्टॉल. तो आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट.
सेम वीकेंड पे एक और इवेंट था, कॉमिक इंडी कॉमिक फेस्ट करके, जो बैंगलोर का एक इंडिपेंडेंट कॉमिक आर्टिस्ट के लिए फेस्ट था. तो one of my comic artist friend, he asked me कि नेहा, why don't you put a stall in this indie comic fest? तुम अपना Tales of Tintin उसमें sell कर सकती हो. And I'm like कि this is clashing with my pet friend event, हम participate नहीं कर पाएंगे उसमें because I've already committed to that. But I asked him कि if you don't mind, मेरी कुछ comics आप अपनी table पे रख लो. And I made like a small banner की with the details of the book, the price and a little about myself, कि उनको ज़्यादा बोलना ना पड़े मेरे बुक के बारे में, कि वो बस रखी हुई है, if anyone's interested they can buy. And he was more than willing कि हाँ हाँ ज़रूर, you send me some of your books, I'll put it on my stall. तो I was very happy. तो उसने मेरा पेट फेड इवेंट भी ठीक ठाक गया. उसने मेरी थोड़ी कॉमिक बुक्स भी भेज दी. थोड़ी सो किताबें बच गई थी. ही इज लाइक कि इनको पिकअप कर लेना. So I went to his house to pick up the remaining books, and that's when I learned कि his wife is a children's book illustrator. वो काफी सालों से children's book industry में है और काफी Indian publishers के साथ उसने किताबें छापी हुई हैं. तो मैं उसकी बुक्स पूरी लाइब्रेरी देख रही थी, and I was just amazed कि कितनी सुंदर स्टोरीज हैं, इजी सिंपल स्टोरीज, पर वो दिल को छूने वाली स्टोरीज हैं, और उस पे उनको मौका मिला है कि उसकी ड्राइंग्स बनाए. बोले ये तो एकदम सही है, दिस इज समथिंग दैट आई वुड आल्सो लव टू डू. एंड दैट्स व्हेन माय फ्रेंड सेड कि योर आर्ट इज परफेक्ट फॉर इट, तुम इसके लिए ट्राई क्यों नहीं करती हो. एंड आई थिंक दैट वाज लाइक अ लाइट बल्ब मोमेंट फॉर मी, कि मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, मेरा दिस इज द इंडस्ट्री जहाँ मेरा आर्ट परफेक्ट होगा. तो उसके बाद मैंने चिल्ड्रंस पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू किया. तब तक मेरा कोई फॉर्मल पोर्टफोलियो कुछ नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे इंडस्ट्री में घुसते हैं, पर थोड़ा बहुत गूगल करके यूट्यूब वीडियोस देख के प्रोसेस पता चला कि पब्लिशर्स को अपना पोर्टफोलियो भेजो, फिर वो कांटेक्ट करेंगे एक मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, ये वो सब. तो तब तक कोई फॉर्मल पोर्टफोलियो नहीं था मेरा, बट इतने सालों से जो मैंने ड्राइंग्स बनाई थी, जो मेरे को लगा कि बच्चों की किताबों के लिए लायक होंगी, उसको मैंने एक PDF में कंपाइल करके मैंने इंडियन चिल्ड्रंस पब्लिशर्स की एक लिस्ट को रिसर्च किया और उनको सबमिट कर दिया. देन इन अप्रैल 2019, मेरे को याद है मेरे बर्थडे के एक दिन बाद मेरे को अपना पहला प्रोजेक्ट मिला फ्रॉम एन इंडियन पब्लिशर. पैसे वैसे ज्यादा नहीं थे, बट इट वाज स्टिल एन ऑफर फॉर वर्किंग ऑन अ चिल्ड्रंस बुक, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. आई एम लाइक कि ये सेट है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, उनकी स्टोरीज और पढ़ के मेरे को अच्छा लगा कि इनकी स्टोरीज भी बहुत सही है, इनकी ड्राइंग्स भी क्यूट होते हैं, मेरे को तो यही करना है बस. उसके बाद आई स्टार्टेड रिसर्चिंग मोर अबाउट द पब्लिशिंग इंडस्ट्री. मेरे को पता थी कि माई आर्ट इज गुड इनफ टू बी पब्लिश्ड इंटरनेशनली. उसमें बस थोड़ी फिनिश चाहिए थी, लाइक रॉ टैलेंट था, पता था कि बच्चे कैसे बनाने हैं, बड़े कैसे बनाने हैं, पर वो just to get that finesse in my art, मेरे को कुछ ट्रेनिंग चाहिए थी, फॉर्मल ट्रेनिंग. इससे पहले मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी एक्सेप्ट फॉर दैट वाटर पेंटिंग बचपन में, क्योंकि मेरे को कॉन्स्टेंटली लगता था कि व्हेन यू नॉट अर्निंग तो 100 सवाल आते हैं कि इज दिस वर्थ इट, जो आप अपना एक्स्ट्रा 500 भी स्पेंड कर रहे हो इसके लिए, कि इसमें रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं, आप वेस्ट तो नहीं कर रहे हो. तो आई वुड हैड नेवर टेकन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर आर्ट. में खुद से ही सीखती थी जितने फ्री रिसोर्सेज से मिल सकते थे. बट जब मैंने ठान ली थी कि मेरे को यही करना है, तो हम लाइक कि इन्वेस्ट किए बिना रिटर्न्स मिलेगा नहीं. एंड आई फाउंड दिस ऑनलाइन कोर्स कॉल्ड SVS Learn. It's called School of Visual Storytelling. This was started by 3 artists जो mentors भी हैं. उन्होंने एक पूरा curriculum बनाया है on how to enter the publishing industry, कि from an illustrator point of view, how to tell stories through your art. वो illustrators भी काफी अच्छे हैं, उन्होंने खुद काफी किताबें छापी हुई है, उनके YouTube चैनल्स काफी पॉपुलर है, उनके Facebook Instagram फॉलोअर्स भी बहुत सारे थे. तो I knew them, I knew कि they were good teachers also. तो I enrolled in that course, and उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ.
मैंने 2 years तो एटलीस्ट वो कोर्स लिया। पहले साल मैंने पूरा डेडिकेट किया, सुबह से शाम तक लेते मैंने कोर्स अटेंड करती थी। सब प्री रिकॉर्डेड थे, बट यू कुड आस्क क्वेश्चंस, ईमेल देम क्वेश्चंस एंड आस्क अगर कुछ होता था। उनका एक ऑनलाइन कम्युनिटी था जहाँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि आई मेट अ कम्युनिटी ऑफ अदर आर्टिस्ट जिनका सिमिलर गोल्स था, सिमिलर प्रॉब्लम्स थी, सिमिलर एम्स था। तो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर, उससे काफी इंकरेजमेंट मिली, क्योंकि उससे पहले मेरे को लगता था मैं अकेली, आई एम ऑन अ बोट इन द मिडल ऑफ द सी, मैं अकेले रो किए जा रही हूँ, मेरे को पता नहीं राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, डूब रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता था कि खुद को ही बचाना है। बट वंस आई फाउंड दिस कम्युनिटी, गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर, गेटिंग डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स विद ईच अदर, उससे काफी encouragement मिलता था। उससे I spent 1 whole year just developing my portfolio worthy enough to send to a publisher internationally. उसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन का पता चला मेरे को, SCBWI, that is Society of Children's Book Writers and Illustrators। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है चिल्ड्रंस पब्लिशिंग इंडस्ट्री का। हेडक्वार्टर्स यूएस में है, बट हर कंट्री के अपने अपने चैप्टर्स और ग्रुप्स होते हैं। तो मेरे को पता था इंडिया का भी एक चैप्टर है, पर उतना फ्रीक्वेंट मीटिंग्स नहीं होते थे जितना फायदा हो। तो अगेन मेंबरशिप फी आई कुडंट जस्टिफाई कि मैं इतना पैसे देके मेंबरशिप लूं, बट अगर कुछ सीख ही ना पाऊं या मिल नहीं पाऊं लोगों से तो क्या फायदा। बट आई एम लाइक कि ठीक है, एक बार भी मिल लूं या कुछ भी रिसोर्स का मेरे को एक्सेस मिल जाए, इट विल बी वर्थ इट। एक मीटिंग हुआ था बैंगलोर में SCBWI मेंबर्स का, जो मैंने अटेंड किया था, एंड दैट वाज आल्सो कंडक्टेड बाय अ वेल नोन चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर, प्रिया कुरियन करके। उसकी काफी किताबें छपी हैं इलस्ट्रेशंस की, बहुत सारी सुधा मूर्ति जी की किताबें हैं जिन्होंने उन्हें इलस्ट्रेट की हैं, रस्किन बॉन्ड की। तो शी इज अ वेल नोन इलस्ट्रेटर, आई हैड बीन फॉलोइंग हर आर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई न्यू कि शी हैड बीन अ मेंबर, एंड उन्होंने भी काफी हाईली बोला था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दैट मेंबरशिप ऑल्सो। एक एडवांटेज क्या मिला वो मेंबरशिप ज्वाइन करने से, कि मेरे को एक डायरेक्टरी की एक्सेस मिल गई जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पब्लिशर्स के एडिटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, ईमेल, सबमिशन गाइडलाइन, सबका डिटेल्स मिल गया। तो आई गॉट लाइक अ डायरेक्टरी लिस्ट कि आपको किस टाइप का काम करना है, आप इस डायरेक्टरी में वो पब्लिशर का नाम ढूंढो और उनको अपना पोर्टफोलियो सबमिट कर दो। तो मैंने शुरू कर दिया पब्लिशर्स को अपना पोर्टफोलियो ईमेल करना, जो मैंने 1 साल से अपना डेवलप किया था, मैंने ईमेल करना शुरू कर दिया। In May of 2020, I received my first international publishing contract, and that really was my stepping stone, जो मेरे को चाहिए थी कि ये आपका साइन है कि आप ठीक कर रहे हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप बस लगे रहो। दैट वाज माय साइन। गेटिंग अ यूएस बेस्ड, काफी फेमस यूएस पब्लिशर थी, उन्होंने पैसे भी काफी अच्छे ऑफर किए थे, एंड आई वाज अ नोबडी देन, ना मेरे बुक्स कोई छपे थे, ना मेरे फॉलोअर्स कुछ अच्छे थे, तो आई वाज लाइक अ न्यू आर्टिस्ट टू देम। पर उन्होंने इतना भरोसा किया था मेरा पोर्टफोलियो देके। पोर्टफोलियो इज बेसिकली अ रेज्यूमे। आप अपना जॉब के लिए जो इंटरव्यू सीवी रेज्यूमे बनाते हो, अपनी हिस्ट्री बताते हो कि ये एजुकेशन है, ये वर्क एक्सपीरियंस है, यही हम लोग आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो होता है। द थिंग इज कि हमारे प्रीवियस वर्क एक्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके एक भी बुक छपी नहीं है कि आपके 10 बुक छपे हैं या 100 बुक छपे हैं। आपके आर्ट, आपके पोर्टफोलियो में जो आर्ट है उसके बेसिस पे आपके पब्लिशर्स आपको जज करें कि आप वर्दी हो प्रोजेक्ट ऑफर करने के लिए कि नहीं। तो टू नो कि उन्होंने मेरे को इतने लायक समझा कि वो मेरे को ऑफर करें एक बुक, एंड विद सो मच मनी, जो मेरे जितना मैं कॉर्पोरेट में अर्न कर रही थी उससे भी ज्यादा, दैट वाज लाइक मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो आई वाज वेरी हैप्पी। एक बार वो मैंने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, फिर आर्ट एजेंट्स भी लोग बोलते हैं कि इट्स गुड टू हैव एन एजेंट व्हेन यू आर इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। एजेंट्स के बारे में मैं थोड़ा और बाद में बात करूंगी, बट दे हेल्प यू इन द बिजनेस साइड ऑफ डीलिंग विद द प्रोजेक्ट्स, डीलिंग विद पब्लिशर्स बेसिकली।
तो मैंने सेम वे जैसे पब्लिशर्स को अपने पोर्टफोलियोज भेजे थे, मैंने अराउंड 10 एजेंट्स को कांटेक्ट की, उनको अपने पोर्टफोलियोज भेजे। उसमें फिर विद इन अ फ्यू वीक्स में एक एजेंट ने भी मेरे को ऑफर कर दिया रिप्रेजेंटेशन की, वो मेरे को हेल्प करेंगे मेरे साथ काम करने में। और तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने ये जो SCBWI ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, उसके मेन कॉन्फ्रेंसेस, 2 कॉन्फ्रेंसेस होते थे, एक न्यूयॉर्क में और एक लॉस एंजलिस में। तो ऑब्वियसली फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड मुश्किल होता है कि इतने पैसे खर्च करके अमेरिका तक फ्लाइट लेना, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना। बट अभी 2020 में लॉकडाउन हो गया था, तो दे हैड मेड इट एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम इन देयर, जब से इंसेप्शन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, दे हैड मेड इट एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ स्पेशली फॉर क्रिएटर्स अराउंड द वर्ल्ड, कि उनको मौका मिला पार्टिसिपेट करने में, अटेंड करने में कॉन्फ्रेंस, जो वो अदरवाइज नहीं कर पाते। तो अगेन मैंने भी सोचा कि इन्वेस्ट किए बिना रिटर्न नहीं मिलेगा। मैंने 10 बार सोची कि करूं, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे को पहले इंडियन पब्लिशर से जितना कमाई हुई थी उससे भी ज्यादा था ये कॉन्फ्रेंस का फी। तो मैं 10 बार सोच रही थी कि करूं नहीं करूं, कुछ फायदा होगा नहीं, ये वो, बस पैसे खर्च होंगे ये वो। तो मैंने अपने मॉम डैड से पूछा कि हाँ करो, ऑफ कोर्स करो, तुमको इसी में करना है, यू शुड ग्रो, यू शुड गेट एक्सपोजर एंड ऑल। तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। उस इवेंट में एक कंपटीशन होता है कॉल्ड अ पोर्टफोलियो शोकेस कंपटीशन, जिसमें जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करे वो अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर सकता है, एंड जो दुनिया के टॉप पब्लिशर्स हैं, आपके एडिटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, एजेंट, सब आपका पोर्टफोलियो देख पाएंगे। एंड दैट इज द प्लेटफॉर्म यू नीड टू गेट अहेड। आप अपने बंद कमरे में आप मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो, पर जब तक किसी को दिखेगा नहीं तब तक उसका उतना वैल्यू रिटर्न्स मिलेगा नहीं। तो आई न्यू माई आर्ट इज गुड, बट सही लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड दिस वॉज द प्लेटफॉर्म विच वॉज गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं उन सही लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर सकूं। तो मैंने उस शोकेस में हिस्सा लिया। अराउंड 400-500 आर्टिस्ट थे साथ में। एंड 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। 3rd डे मेरे को ईमेल आया कि मैं वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी हूँ। एंड दैट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ जॉय, जो मेरे को फील हुआ कि आई डिजर्व दिस आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर पुटिंग इन सो मच हार्ड वर्क, फाइंडिंग कि यही मेरा पाथ है, यही मेरा कॉलिंग है। इतना मेहनत करके आई एम फाइनली गेटिंग द रिटर्न्स। वो पोर्टफोलियो शोकेस जो जीत के मेरे को जो एक्सपोजर मिला, जो मेरे को प्रोजेक्ट्स मिले, उसके बाद जो काम मिला, उसके बाद इट इज स्टिल, मतलब दैट वाज 2020, अब 24 आ चुका है, 4 साल बाद भी मेरे को उसके बेनिफिट्स रीप हो रहे हैं। तो उससे काफी फायदा हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी लाइक दैट हैपेंड। दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ मेरा पोर्टफोलियो क्या था, जो मैंने 1 साल स्पेंड किया डेवलप करने के लिए। तो पोर्टफोलियो में भी क्या होना चाहिए, आपके एनिमल्स भी होने चाहिए, लोग भी होने चाहिए, हर एज ग्रुप के लोग होने चाहिए, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इंडोर सीन्स, आउटडोर सीन्स, खुशी के सीन्स, दुखी के सीन्स, ताकि पता हो कि, क्योंकि एक स्टोरी में हर टाइप के कैरेक्टर्स होंगे, हर टाइप के सीन्स होंगे। तो पब्लिशर को पता होना चाहिए कि आप हर टाइप का सीन क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन, मूड्स, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, कि ये नहीं कि इसमें फर्स्ट पेज में कैरेक्टर ऐसे दिख रहा है, सेकंड पेज में वो रिकग्नाइज नहीं कर पाया, तो उतना कंसिस्टेंसी होना चाहिए कैरेक्टर्स में। तो ये सब बहुत सारी चीजें होते हैं जो आपको पोर्टफोलियो में ध्यान रखने पड़ते हैं, जो मैंने पूरे चेकलिस्ट करके सोचा था। दिस वाज माय फाइनल पोर्टफोलियो दैट आई सबमिटेड, जिससे मेरे को अवार्ड मिली। उसके बाद मेरे को काफी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, मेरे को इंडस्ट्री के बारे में और पता चला। उससे पहले मेरे को पता ही नहीं था कि चिल्ड्रंस बुक में कितने कैटेगरीज होते हैं, कि 5 साल के बच्चे के लिए और 15 साल के बच्चे के लिए अलग ड्राइंग बनानी होगी। ऑब्वियसली सोचो तो समझ आता है, बट उससे पहले कभी सोचा ही नहीं था। तो दीज आर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रंस बुक कैटेगरीज। बोर्ड बुक्स होते हैं जो एकदम इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स के लिए होते हैं,
जो थिक कार्डबोर्ड के बने होते हैं, इवन द इंटीरियर पेजेस कार्डबोर्ड के बने होते हैं, क्योंकि वो लोग पटकते हैं, फेंकते हैं, मुंह में डालते हैं, खाना गिराते हैं, तो इट हैज टू बी मोर ड्यूरेबल। राउंडेड एजेस होते हैं कि बच्चों को चोट ना लगे, एंड मोस्टली वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके, ABC हो गए, काउंटिंग हो गए, फ्रूट्स या व्हीकल्स, इस सब के कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शंस होते हैं, या वेरी सिंपल स्टोरी लाइन होगा। उसके बाद आता है पिक्चर बुक्स, जो 4 से 8 साल, जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसमें मैक्सिमम लाइक 500-600 वर्ड्स तक के टेक्स्ट होते हैं, बट इलस्ट्रेशंस एंड टेक्स्ट दोनों की इक्वल अहमियत होती है। इसमें ही मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। बट अ पिक्चर बुक कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 3 years to 5 years टू कंप्लीट, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है इसका, पर मज़ा भी उतना ही आता है। उससे बड़े बच्चों के लिए फिर अर्ली रीडर्स चैप्टर बुक्स, तो जैसे बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाता है तो टेक्स्ट ज़्यादा होने लगता है, ड्राइंग्स कम होने लगती हैं। ड्राइंग्स आर मोस्टली सपोर्टिव ऑफ द टेक्स्ट, ज़्यादा अपनी दिमाग नहीं लगाना होता है। उसमें लिखा है कि ये लड़का दौड़ के जा रहा है, तो आपको दौड़ते हुए लड़का ड्रॉ करना है। ब्लैक एंड वाइट इलस्ट्रेशन होते हैं, ज़्यादा कलर नहीं होते हैं। एंड देन यंग अडल्ट में इनसाइड में यूजुअली ड्राइंग्स होते नहीं है, मोस्टली कवर आर्ट इलस्ट्रेशन होता है। पिक्चर बुक्स में इसलिए भी मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मी एज एन इलस्ट्रेटर मेरे को खुद अपना कंट्रीब्यूट करने को मिलता है कि स्टोरी एक चीज़ बोल रही है, पर मी एज एन आर्टिस्ट मैं अपना स्टोरी लाइन भी डाल सकती हूँ। जितना बड़ा पब्लिशर हो उतनी आपको ज़्यादा छूट मिलती है, उतना फ्रीडम मिलता है, क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है आपको ड्राइंग्स बनाने में। थोड़े जो छोटे मीडियम या छोटे पब्लिशर्स होते हैं, थोड़े वो लोग और कंट्रोलिंग होते हैं कि इस पेज पे ऐसे बनाना, इस कैरेक्टर ऐसे बनाना। तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द साइज ऑफ द पब्लिशर एंड हाउ आप कितने इंडस्ट्री में कितने ये हो शामिल हो इस सब में। मैं रोक रहा हूँ नेहा आपको। हाँ जी। आपने बहुत सारे पब्लिशर्स, बहुत सारा अपना काम बताया, अपनी एक जर्नी से लोगों को रूबरू कराया। कौन से इम्पोर्टेंट पब्लिशर्स हैं जिनके लिए आपने काम किया है अभी तक, मतलब जो बड़े पब्लिशर्स हैं? हाँ या फिर आप अपने सारे पब्लिशर्स का भी नाम ले सकती हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए तो जो भी काम वो करता है हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, तो ये है, दीज आर ऑल द बुक्स जो मैंने पब्लिश की हुई है। ये पहला जो बुक है मसाला चाय, दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरे को मई 2020 में मिला था, जिससे पहले मेरे को कोई एजेंट मिला, जिससे पहले मैंने अवार्ड जीते। दिस वाज बाय कैंडलविक प्रेस। ये मीडियम साइज पब्लिशर है, पर काफी वेल नोन पब्लिशर है यूएस में। दिस वाज द मोस्ट रीसेंट बुक जो मेरा पब्लिश था, और मेरा सबसे ज्यादा मजा मेरे को इसी में आया है अभी तक काम करने में। उसके नीचे है हार्पर कॉलिंस का, जो टोटली नॉट विकेड स्टेप मदर है। ये इन्होंने मेरे को अप्रोच किया जब मैंने वो अवार्ड जीता। हार्पर कॉलिंस इज लाइक अ टॉप 5 पब्लिशर। सब लोग का एम होता है कि मैं हार्पर कॉलिंस, पेंगुइन, हैचेट, ये सब टॉप 5 पब्लिशर्स के साथ काम करूं। तो मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई थी जब इन्होंने मेरे को ऑफर किया प्रोजेक्ट आफ्टर विनिंग दैट अवार्ड। तो हार्पर कॉलिंस है। जो नीचे के बॉटम 2 बुक्स हैं, ये मिडिल ग्रेड बुक्स हैं, ये सोर्स बुक्स पब्लिशर के नाम से हैं, ये भी यूएस बेस्ड पब्लिशर्स हैं। ऊपर जो बुद्धा एंड द रोज थे, दिस इज बाय रनिंग प्रेस। अगर आपने दीपक चोपड़ा जी का नाम सुना है, वो एक वेल नोन इंडियन अमेरिकन ऑथर हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। तो मालिका चोपड़ा इज हिज डॉटर, उन्होंने ये बुक लिखी है। वो भी ऑथर एंड बिजनेस वुमेन है जो बहुत माइंडफुलनेस के बारे में काफी लिखती हैं। तो उन्होंने ये इनकी शायद सेकंड पिक्चर बुक थी जो उन्होंने लिखी थी, एंड आई हैड द प्लेजर एंड अपॉर्चुनिटी इनकी बुक को इलस्ट्रेट करने के लिए। ये रनिंग प्रेस से थी। और जो इंडियन पब्लिशर्स मैंने थोड़े से ही पब्लिशर के साथ काम किए हैं, जैसे प्रथम बुक्स, ये नीचे अ लिटिल लाइक यू, एंड ऊपर जो है करादी टेल्स के साथ। अभी करेंटली मैं एक पेंगुइन के साथ भी काम कर रही हूँ, जो नेक्स्ट मई या जून में पब्लिश होगी। तो चलते रहेगी, लिस्ट ग्रो होते रहेगी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच में कुछ कमेंट्स भी आ गए हैं हम लोग के पास, जो हमारे व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं उन लोगों की ओर से। एक क्षमा त्रिपाठी का क्वेश्चन है
कि इस विधा में अगर करियर बनाना हो तो किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है। और मैं जब आपका प्रेजेंटेशन देख रहा था तो उस पे एक बाकायदा आपने एक स्लाइड पूरी बना रखी थी कि कहाँ आपने कौन से ऑनलाइन कोर्सेज किए, कौन से ऑफलाइन कोर्सेज किए, तो उससे मुझे लगता है कि इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। उमा शर्मा साहब की टिप्पणी है सुपर्ब स्ट्रगल सपोर्ट डिटर्मिनेशन। सुधा गोयल जी की टिप्पणी है इम्प्रेसिव कांग्रेचुलेशंस नेहा ब्लेसिंग्स। श्रवण कुमार जी की आईडी से मुझे लगता है वीना कुमारी जी हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा नाइस स्विच ओवर ऑफ टैलेंट टुवर्ड्स प्रेजेंट डिमांड्स, और आगे उन्होंने वीना कुमारी लिखा है। मुझे लगता है ये आपकी कोई जानने वाली हो सकती हैं जो शायद आपको अपना संदेश दे रही हैं फेसबुक के माध्यम से। मनमोहन चड्ढा सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ओके तो मनमोहन चड्ढा सर की टिप्पणी है वाचिंग पार्ट ऑफ सृजन संवाद। ओह तो हम लोग की सृजन संवाद टीम की सदस्य हैं और प्रमोद बरनवाल जी हैं, सभी को नमस्कार कह रहे हैं। ये तो जैसे आपने स्लाइड्स दिखाई, बहुत सारी बातें हम लोग को बताई, पब्लिशिंग के बहुत सारे जो इनसाइड स्टोरीज हैं वो आप बीच बीच में शेयर कर रही थी। एक आर्टिस्ट का किस तरह का स्ट्रगल होता है जब वो स्विच ओवर करता है। तो अभी तक हम लोग ये समझते थे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस निकलते हैं, पार्ट टाइम म्यूजिशियंस निकलते हैं और क्रिकेटर्स निकलते हैं, लेकिन अभी लगता है कि इलस्ट्रेटर भी निकल रहे हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफी तरह तरह का मल्टी टैलेंटेड जो है ये एक जोक है हम लोग में कि हाँ जी, ये एक जोक है इंडिया में बच्चे पहले इंजीनियर बनते हैं फिर अपनी प्रेफर्ड लाइन ऑफ करियर चूज करते हैं कि इंजीनियरिंग तो सबको करनी ही है पहले। तो खैर ठीक है, इंजीनियरिंग करने से एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होती है और वो अप्रोच आपको किसी भी करियर में काम आती है कि कैसे आपको ऑड वंस को आउट करना है, कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे आपको चीज़ें ठीक करनी है, कैसे आपको चीज़ों को अपनी ओर ले जाना है। और देखिए बातचीत में ना हम लोग को पता नहीं चला और बहुत दिन के बाद सृजन संवाद की एक गोष्ठी जो है वो लगभग 1.5 घंटे होने जा रही है। और सामान्य तौर पर ना जैसे बातचीत जो होती है तो हम लोग जब किसी से बातें करते हैं तो होता क्या है कि एक बार बातचीत होती है फिर सवाल जवाब होते हैं। इस बार थोड़ा सा ये रहा कि मतलब शायद ये हो सकता है कि एक इंजीनियर के बैकग्राउंड का असर हो कि सवाल ज्यादा इसलिए नहीं आए ना, क्योंकि मैं देख रहा था कि नेहा ने जो स्लाइड्स प्रिपेयर की है ना, तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से वो स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। तो जो लोग प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए भी नेहा से संपर्क करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी जर्नी को इस तरह से समअप किया ना कि कोई सवाल पूछने के लिए बच नहीं रहा है। हर जो सवाल दिमाग में आ रहा था कि अब नेहा से पूछूंगा कि जैसे इनका प्रेजेंटेशन खत्म होगा मैं इनसे ये वाला सवाल पूछूंगा, मैं देख रहा हूँ अगले स्लाइड में नेहा ने उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और ये मतलब किसी भी बातचीत करने वाले के लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है नेहा। तो एक सवाल है लेकिन मेरे पास कि नेहा बहुत सारी चीजें कर रही हैं, तो क्या नेहा क्या ऑनलाइन कुछ मास्टर क्लासेस भी शुरू करने वाली हैं क्या यंग इलस्ट्रेटर्स के? ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं एनी फॉर्म ऑफ टीचिंग करती हूँ, जैसे अपने मॉम डैड को भी कुछ फोन पे सिखा दिया तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि उनको समझ आ जाता है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, टीचिंग इज अनदर स्किल जिसमें अगर आप अच्छे हो तो आप काफी अच्छे से जो भी स्टूडेंट है उनको इंस्पायर भी कर सकते हो, नॉलेज भी इम्पार्ट कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि इवेंचुअली मैं अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूँ जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स या ट्रिक्स देते रहूँ ऑन how to enter the industry, how to overcome challenges। तो ये है तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन चाहिए, बट आई होप इन द फ्यूचर मैं ये करूंगी। मेरे दिमाग में तो है, बस करने की देरी है। हम लोग भी इंतजार करेंगे कि जल्दी आपका यूट्यूब चैनल शुरू हो। और आज की इस शाम को इतना एनरिचिंग बनाने के लिए ना
ऐसे तो हर आदमी जिसने भी ये प्रेजेंटेशन देखा है वो कहीं ना कहीं मन के किसी कोने से आपको धन्यवाद बोल रहा होगा। और सृजन संवाद के इस प्लेटफॉर्म पे विजय मैम को भी धन्यवाद बोल रहा होगा कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बार एक इलस्ट्रेटर आए और बिल्कुल एक नई दुनिया आपने खोल दी हम लोग के सामने। ये हम लोग सिर्फ बच्चों की किताबें देख करके नहीं जानते थे कि ये बिहाइंड द कर्टेन्स इतना सारा कुछ चलता रहता है। तो लेकिन आज की शाम का जो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन है वो शशि भूषण सर की जिम्मेदारी है। और शशि भूषण सर बार बार इंटरनेट से मैं देख रहा हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी इन होते हैं फिर आउट हो जाते हैं। तो सर मैं आमंत्रित करता हूँ देखिए अभी फिर उनके इंटरनेट का स्ट्रगल दिख गया। शशि भूषण सर फिर आउट हो गए। आप मेरे को 2 मिनट का मौका दें, मैं आपको बिहाइंड द सीन्स दिखा सकती हूँ जो एक्चुअली आई नो थोड़ा टाइम ज्यादा चले गया है पर इसमें शायद आप लोग को मजा आए। ऑन कि एज एन इलस्ट्रेटर बिहाइंड द सीन्स क्या चलती हैं, कि आपको तो फाइनल प्रोडक्ट दिखता है कि ये चित्र बन गया है पर उसके पीछे कितना मेहनत और क्या दिमाग चलता है उसपे। तो मेरे को पब्लिशर से एक बस पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें स्टोरी लिखी होती है। उसके बाद कैरेक्टर डिजाइन करना, जैसे आपकी फिल्म में आपके प्रोड्यूसर होते हैं, एडिटर होते हैं, सेट डिजाइनर होते हैं, एक्टर अलग होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर अलग होते हैं, इलस्ट्रेटर सब ऑल इन वन होता है। मेरे को एक्टर भी चूज करना है, मेरे को कॉस्ट्यूम भी डिसाइड करना है, मेरे को सेटिंग भी डिसाइड करना है, सब मेरे को करना होता है। थंबनेल्स में पता, क्योंकि बच्चों की अटेंशन स्पैन कम होती है, उनको इंटरेस्ट लगे रहना चाहिए कि वो लोग पढ़ते रहें आगे, तो इतना वेरिएशन दिखाना होता है कि उनको मन करे कि अगला पेज पढ़ के देखें कि क्या हो रहा है स्टोरी में आगे। तो ड्राइंग्स को भी वैसे रिफ्लेक्ट करना होता है। जो स्केच होता है ये फाइनली मैं पब्लिशर को भेजती हूँ जिससे वो फीडबैक देते हैं फिर कि इसमें ये चेंज करो, इसमें ये करो, ताकि उनको आइडिया मिल जाए कि कैरेक्टर्स ऐसे दिखेंगे, सेटिंग ऐसा होगा। फाइनली एक कलर स्टडी होती है जिसमें ये नहीं कि सारी अंधेरे में किताब है या सारी रेड कलर के हैं, तो इसमें भी वेरिएशन होने चाहिए कि इंटरेस्ट बनी रहे कि एक रेड है तो एक पीला है, एक हरा है, फिर कुछ और कलर है। तो इस सब में भी विजुअल इंटरेस्ट बने रहना चाहिए। फाइनली ये फाइनल आर्ट होता है जो आपको फाइनल बुक में दिखती है। तो ये बस मैं बिहाइंड द सीन थोड़ा आपको दिखाना चाहती थी कि इतने सारे स्टेजेस होते हैं फाइनल ड्राइंग तक पहुंचने के लिए। तो ये है पूरा प्रोसेस। और शशि सर आप हम लोग के बीच में फिर से जुड़ गए हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि आज शाम का जो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन है वो आप करें। शशि सर आप सुन पा रहे हैं हम लोग को? मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी अड़चन है। इस बीच में गीता दुबे मैम का कमेंट है, वेरी नाइस सेशन। और आपको एक स्टूडेंट मिलने वाली है नेहा जी। क्षमा त्रिपाठी जी का कमेंट है कि मुझे चाहिए आपका कांटेक्ट नंबर जिससे कि मैं बात करके कुछ सीख सकूं और बच्चों को भी बता सकूं। शशि भूषण सर हम लोग के बीच में फिर जुड़ गए हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? भूषण जी को कुछ तकनीकी अड़चन अगर तो हम लोग परमानंद जी को कर सकते हैं। हाँ, हम लोग परमानंद जी को कह सकते हैं। जुड़ गए हैं, देखिए शशि जी जुड़ गए हैं। परमानंद जी आज की इस तकनीकी अड़चन से आप हम लोग को निजात दिलाइए। और शशि भूषण सर की जिम्मेदारी सर मुझे लगता है सुन पा रहे हैं हमें। शशि सर आपकी आवाज आ रही है क्या? आ गए हैं वो, बिल्कुल आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं। पूछ लीजिए। जी हाँ आ रही है सर। हाँ बिल्कुल। हाँ तो चलिए, धन्यवाद। अब शशि सर आपसे अनुरोध है कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जी आज की सर्वप्रथम मैं सृजन संवाद के सारे संचालकों को
स्वयं ही धन्यवाद देता हूं और मैडम विजय शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। लेकिन आज तकनीकी कमी के कारण कुछ कार्यक्रम नेहा जी का ठीक तरह से नहीं सुना गया। इसके लिए फेसबुक के दर्शकों का और शायद थोड़ा असुविधा भी हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और मैं सर्वप्रथम स्वयं ही सृजन संवाद के संचालक और मैडम विजय शर्मा, प्रमुख वक्ता नेहा रावत जी, स्वागतकर्ता वैभव मणि त्रिपाठी जी, उसके अलावा परमानंद रमन जी और फेसबुक के सारे दर्शकों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तकनीकी कमी होने के कारण भी और पूरा कार्यक्रम नेहा जी का बड़े तल्लीनता से सुना। मैंने भी कोशिश की कि पूरी तरह नेहा जी के कार्यक्रम को देखूं और जहां तक हो सका तकनीकी कमी के कारण के अलावा भी जहां तक समझ सका, वो एक बहुत ही अच्छी चिल्ड्रन बुक के इलस्ट्रेटर है और उन्होंने अपने करियर में जितना जैसे संघर्ष करके अपने को इस के योग्य बनाया है और बड़े बड़े पब्लिशर उनको मौका दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो यह उनकी इस बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, क्योंकि उसके लिए संघर्ष आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा है और उन्होंने इसको अपने संघर्ष से जिस तरह उन्होंने बताया, हालांकि तकनीकी कारण पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन जितना समझ पाए उससे उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि वो होती है। बच्चों की जो चिल्ड्रन स्टोरी होती है वो इलस्ट्रेटर उसकी जो चित्र होते हैं उसी के कारण उनका बहुत ज्यादा बहुत रोचक वो बन जाती हैं। उसके लिए पूरा मैं तो समझता हूं कि कहानीकार के अलावा सबसे ज्यादा उपलब्धि उसमें इलस्ट्रेटर की होती है, क्योंकि बच्चे ज्यादा चित्र से वो होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो मैं नेहा रावत जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि वो आज यहाँ पर आए और हम सबको ये बताया। इसके अलावा सब जैसे मैंने कहा कि संचालक महोदय और मैडम विजय शर्मा जी, स्वागतकर्ता वैभव मणि त्रिपाठी जी, परमानंद रमन जी और सभी फेसबुक दर्शकों का मैं आभार। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण सर। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की कार्यक्रम को हम लोग औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आज इस कार्यक्रम में आप सबने अपना समय दिया, देखा और इसको सराहा। धन्यवाद।